हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। कैसे हैं आप सब लोग, फटाफट बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास ऑन टाइम। अगर मैं आपको ठीक से दिखाई दे रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है तो फटाफट गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन so that we can start this beautiful session up। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज हम किंगडम प्रोटिस्टा को फिनिश भी कर रहे होंगे एंड पूरा किंगडम प्रोटिस्टा मैं आपको एक स्लाइड के अंदर याद करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ अ वेरी एफिशिएंट मेमोरी ट्रिक। सो प्लीज मेक श्योर कि आज का ये जो बहुत बेहतरीन सेशन है इसको आप एक शॉट में देख जाएं और बहुत बढ़िया तरीके से आप इस सेशन को ना सिर्फ देखें बल्कि समझे और याद भी करके आराम से इसको रैप अप करके रख दे सो दैट नेक्स्ट टाइम हम लोग किंगडम फंगस की तरफ बढ़ रहे हों। ऑलराइट, सब कुछ ठीक है तो फटाफट थम्स अप या बिग रेड हार्ट दे दीजिए जिससे हम लोग स्टार्ट कर पाए इस सेशन को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट। हम लोगों को प्रोटिस्टा के बारे में आज तक क्या क्या पता है वो सारी बातें सबसे पहले हम रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विट्टेकर साहब, और R.H. विट्टेकर साहब ने क्या किया था 1969 में दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनको 5 अलग अलग किंगडम्स में R.H. विट्टेकर साहब ने रख दिया। सो व्हाट R.H. विट्टेकर साहब हैज डन वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके थे। R.H. विट्टेकर साहब ने किस टाइम पर आपका 1969 में दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग किंगडम्स में रख दिया था। सबसे पहली जो किंगडम थी वो थी आपकी किंगडम मोनेरा, मोनेरा, जिसको हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें सारे के सारे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इनकी खास बात क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक है। बाकी सारी की सारी आपकी जो किंगडम्स होंगी उनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ यही एक किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपके आ रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट किंगडम की बात करें जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, देन इट इज योर प्रोटिस्टा, राइट, इट इज योर प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, जो यूनिसेल्युलर हों प्लस जो यूकैरियोटिक हों, यानी ये है तो यूकैरियोटिक लेकिन ये हैं यूनिसेल्युलर, यानी बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स आपके यहां पर भी हमें देखने को मिल रहे थे। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगी अगली किंगडम फंजाई, जो कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। फंजाई जो है यहां पर एक आधा कोई एक्सेप्शनल फंजाई यूनिसेल्युलर हो सकता है, ये ज्यादातर मोस्टली मल्टी सेल्युलर हैं, तो नॉट ऑल बट मोस्टली दे आर मल्टी सेल्युलर। मैं यहां पर लिख देता हूं मोस्टली मल्टी सेल्युलर, हेट्रोट्रॉफिक, कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, सो दे आर हेट्रोट्रॉफिक and they are having a cell wall of chitin and they have a chitinous cell wall right। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगली जो किंगडम है ये कौन सी हो जाएगी, किंगडम प्लांटे, जिसमें आपके प्लांट्स आएंगे, किंगडम प्लांटे। और प्लांटे जो है इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मोस्टली मल्टीसेल्युलर ही, तो ये भी क्या होंगे आपके मोस्टली मल्टीसेल्युलर होंगे। ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक होंगे, प्लस इनमें जो सेल वॉल होगी वो किसकी होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेल्यूलोजिक सेल वॉल यहां पर देखने को मिलेगी हमें प्लांट्स के अंदर। और लास्ट जो आपकी किंगडम है ये आपकी हो जाएगी एनिमल किंगडम, जिसमें हम बिलोंग करते हैं। तो इस किंगडम का नाम क्या हो जाएगा, किंगडम एनिमेलिया।
इस किंगडम का नाम हो जाएगा किंगडम एनिमेलिया। ये कैसे होंगे, ज्यादातर मल्टीसेलुलर होंगे ये भी, है ना, इनफैक्ट सारे के सारे ही मल्टीसेलुलर होंगे, तो आप ऑल मल्टीसेलुलर भी लिख सकते हो। ये भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सो दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफिक लाइक फंगस। ये भी आपके कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे। एंड इनमें क्या होता है, आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें क्या होती है, आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, राइट। सो दीज आर द 5 मेजर किंगडम्स जिनके बारे में हमको डिस्कशन करनी होती है इन द होल सिस्टमैटिक्स। हम लोग इन 5 किंगडम्स को एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, और जब भी आप चीजों को पढ़ेंगे आप लोअर टू हायर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। यानी यहां पर अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन देखने को मिलेंगे, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो मोनेरा के जो मेंबर्स हैं ये आपके कैसे हैं, सिंपलेस्ट है। और सबसे कॉम्प्लेक्स अगर आप ऑर्गेनिजम्स को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एनिमेलिया यानी एनिमल्स जो है सबसे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो आप मोनेरा पढ़ते हो सबसे पहले, फिर प्रोटिस्टा पढ़ते हो जहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो ये भी सिंपल है, बट प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ आपका क्या हो चुका है, ट्रांजिशन हो चुका है। तो एक एक्स्ट्रा जो है यहां पर आपको एडवांसमेंट देखने को मिली। इसके बाद आप क्या करते हो, फंजाई पढ़ते हो जहां पर मल्टीसेल्युलैरिटी की स्टार्ट हो जाती है, यानी यहां पर क्या है, आपके मल्टीपल सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स बना रहे होते हैं। फिर आप प्लांटे के बारे में पढ़ते हो जहां पर आपका ऑटोट्रॉफिक नेचर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। एंड एनिमल्स के अंदर तो ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स है विच मेक्स देम सुप्रीम, तो उसके बाद हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इन सिस्टमैटिक्स, अभी तक हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ लिया है, राइट। और आज हम किसको पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ने वाले हैं। फिर कल हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा अगला जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर किंगडम प्लांटे के बारे में होगा। एंड देन इन अ सीक्वेंस आपका जूलॉजी में जो चैप्टर आता है वो आपका क्या आता है, एनिमल किंगडम, यानी आप वहां पर किंगडम एनिमेलिया को पढ़ते हो, तो चीजें आप देख रहे हो एकदम सीक्वेंस में चलती है। और ऐसा ही होता है जब भी आप किसी भी चीज की स्टडी कर रहे होंगे इन बायोलॉजी, आप लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं स्लाइड का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, थोड़ा ज्यादा डार्क कर लेता हूं, जिससे कि हमें बढ़िया तरीके से सारी चीजें दिखाई दें। ऑलराइट, तो ये हमको यहां पर देखना है। यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई। चैट में थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं एक बार चैट करेक्ट करा लेता हूं, 1 सेकंड दे दीजिए बस मुझे। चैट चैट काम नहीं कर रही सर। ओके, तो मुझे आपके कमेंट्स स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे थे, अब आपकी चैट दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा हम लोग एक बार रुकते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लगेगा जब तक। ओके, आ रही है, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत सही है, करेक्ट है, डन डन डन। अब मुझे आपकी चैट दिखनी स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, राइट। ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ चुके थे कि हमको इस चैप्टर में देखना क्या क्या है। अब किंगडम मोनेरा को तो हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द किंगडम प्रोटिस्टा। मैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा किंगडम प्रोटिस्टा एक स्लाइड के अंदर कवर करा दूंगा। ओनली 1 स्लाइड बेबी। यहां पर मैंने हेडिंग भी यही डाली है, एक स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा प्रोटिस्टा आपको एकदम टिप्स पे हो जाएगा, वो भी कुछ इस तरीके से याद करके जैसा किसी किताब में नहीं दिया गया होता। और मैं यहां पर किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, मैं आपको इंपोज नहीं करूंगा कि आप कुछ याद करने की कोशिश करो। आपको चीजें लॉजिकली अपने आप याद होती चली जाएंगी, मैं इस बात का दावा कर रहा हूं। इस स्लाइड में हमको 15-20 मिनट जरूर देनी पड़ेंगी, लेकिन इसके बाद पूरा का पूरा टॉपिक घोड़े की तरह भागेगा और आपका ये चैप्टर जो है, इनफैक्ट ये जो टॉपिक है, कंप्लीट खत्म हो जाएगा इस एक स्लाइड के अंदर। सारे रेफरेंसेस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा के बारे में वो सारी बातें लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में कही गई हैं और जो इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले हम क्या बात लिखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इट कंटेन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। बहुत पहले से हम ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। यहां पर यूनिसेलुलर
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनमें एक सेल होगा एंड वो यूकैरियोटिक सेल होगा। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो आप कह सकते हो यहां पर क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। भाई यूकैरियोटिक का मतलब ही यही होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। न्यूक्लियर एनवेलप विल बी प्रेजेंट। एंड दूसरा पॉइंट अगर आप देखो यहां पर, तो ये तो आपका एक पॉइंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहां पर कि आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। भाई अभी तक तो इस स्लाइड के अंदर कुछ याद करना नहीं है, हम लोगों ने वही पढ़ा है जो हमें पहले से पता है। प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये बात हमें पहले से पता है, तो हमें यहां पर कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है दैट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, the boundaries of this kingdom are not well defined। इसका क्या मतलब है, अब ये लाइन अगर आप खुद से समझने जाओगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप बढ़िया तरीके से कंसेप्ट बनाओगे तो आपको ये लाइन बहुत ही ज्यादा हलवा लगने लगेगी। ठीक है, आराम से सुनना। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड का मतलब है कि इस किंगडम की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दायरा नहीं है, यानी इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको आप कहीं और प्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ साइंटिस्ट। जो इन ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च कर रहा है वो इनको अलग अलग जगह प्लेस कर सकता है। समझने की कोशिश करना, मैं आपको ले चल रहा हूं एक और बार सैर पे हमारे लेक्चर नंबर 1 में। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ना शुरू कर चुके थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्ट जो थे, आपके किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर थे, इसमें आपका अमीबा भी आ रहा है, पैरामीशियम भी आ रहा है, क्लैमाइडोमोनास भी आ रहा है, क्लोरेला भी आ रहा है। जबकि हम पहले क्या कह रहे थे कि अमीबा और पैरामीशियम जो है वो आपके एनिमल लाइक है, तो उन्हें पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था, और आपका क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास सेल वॉल कंटेन करते हैं तो ये प्लांट लाइक थे, इन्हें पहले प्लांट में रखा गया था। अगर आज आप एक साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते, एज अ बॉटनिस्ट काम कर रहे होते, तो आप क्लोरेला को कहां रखते, प्रोटिस्टा में या प्लांट में, खुद बताओ भाई। अगर आप एक साइंटिस्ट होते और आप प्लांट पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्लांट ही प्लांट दिखाई देगा ना। आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पे मैं रिसर्च करूं, प्लांट की एक भी प्रॉपर्टी मुझसे ना छूट जाए। तो अगर आपको प्रोटिस्टा में बैठा हुआ क्लोरेला भी दिख रहा है और आपको पता है भाई ये फोटोसिंथेटिक है, इसके अंदर सेल वॉल है, तो आप उसे प्लांट कंसिडर करोगे, आप उसे प्रोटिस्ट कंसिडर नहीं करोगे। अगर मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं एक जूलॉजिस्ट हूं, तो क्या मैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च करना चाहूंगा जो एनिमल जैसे हैं? बिल्कुल रिसर्च करना चाहूंगा। तो क्या मेरे लिए अमीबा या क्या मेरे लिए एक पैरामीशियम प्रोटिस्ट होगा, या मैं उसे एनिमल के साथ पढ़ूंगा? भाई मैं उसे बिल्कुल एनिमल के साथ पढ़ूंगा। यानी ये जो किंगडम है इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट का नजरिया इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को लेके अलग अलग है। अगर मैं एक प्रोटिस्ट साइंटिस्ट हूं तो मैं चाहूंगा कि दुनिया के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को मैं अपना बना लूं और उनको मैं प्रोटिस्ट के अंदर पढ़ूं। लेकिन अगर मैं जूलॉजिस्ट हूं तो मैं कुछ प्रोटिस्टेंट्स जो एनिमल जैसे होंगे इनको जूलॉजी में रखना प्रेफर करूंगा, एनिमल्स के साथ रखना प्रेफर करूंगा एनिमल किंगडम में। इसीलिए जब आप ग्रेजुएशन में अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप जूलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में अगर आपको जूलॉजी लेनी पड़ी तो प्रोटोजोआ जो आज मैं आपको प्रोटिस्टा में पढ़ाऊंगा, एक्चुअल में इसको ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में किंगडम एनिमल के साथ रखा जाता है। क्योंकि वो किताबें किन्होंने लिखी है? साइंटिस्ट ने और प्रोफेसर्स ने लिखी हैं। और वो प्रोफेसर्स क्या पढ़ाते हैं? जूलॉजी पढ़ाते हैं।
और उनके लिए दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जो एनिमल लाइक है उसको पकड़ के जूलॉजी में रख देते हैं, अपना बना लेते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करो प्लांट्स की, तो कुछ जो आपके यहां पर ऑर्गेनिजम्स आज आप पढ़ोगे, इनको आप दोबारा प्लांट किंगडम में देखोगे एनसीईआरटी में ही। भाई एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। और जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा, आपको मैं जब एल्गी पढ़ा रहा हूं, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म वहां भी पढ़े मिलेंगे आपको प्लांट किंगडम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका वो चैप्टर किसी बॉटनिस्ट ने लिखा है, किसी साइंटिस्ट ने लिखा है, और वो आपके प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट में रखेगा। इसीलिए जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको साफ साफ बताया जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। आपको कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन नहीं दिया जाता नीट के अंदर। राइट? बात समझ में आई? ये है बात कि प्रोटिस्ट की बाउंड्री डिफाइन ही नहीं है, साइंटिस्ट के नजरिए पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म को कहां रखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स लिख लो। एग्जाम्पल, अमीबा is a protist but can be studied along with other animals in protozoa। है ना? अगर आप देखोगे तो आपका अमीबा जो है वो है तो प्रोटिस्ट, पर अदर एनिमल्स के साथ प्रोटोजोआ में भी पढ़ा जा सकता है। प्लस आपका क्लेमाइडोमोनास is a protist but can be studied with other algae in kingdom Plantae। in kingdom Plantae। ऑल राइट, ये बात है आपकी इस छोटी सी लाइन की डिटेल्स, है ना, कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा क्यों कहा है। अमीबा को आप क्यों एनिमल के साथ भी पढ़ सकते हो, और आप जो क्लेमाइडोमोनास है इसको क्यों आप एल्गी के साथ भी पढ़ सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा। अदर देन दैट, अगर आप थोड़े और कैरेक्टर्स देखना चाहो तो आप क्या देख सकते हो, यहां पर प्रोटिस्ट जो है इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, प्रोटिस्ट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक between rest of the kingdoms, between rest of the kingdoms। भाई चारों की चारों जो किंगडम्स है ना बची हुई, उनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। कैसे काम करता है? ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। आपकी टोटल कितनी किंगडम्स हमें देखने को मिलती हैं? 5 किंगडम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली किंगडम जो है इसका नाम क्या है? मोनेरा। दूसरी जो किंगडम है इसका नाम है प्रोटिस्टा। तीसरी जो किंगडम है इसका नाम क्या है? पंजाय। एक ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। चौथी जो किंगडम है इसका नाम क्या है आपका? प्लांटे। एंड पांचवी जो किंगडम है इसका नाम क्या है? एनिमेलिया। इसका नाम क्या है? एनिमेलिया। अब आपको यहां पर किसके बारे में पढ़ना है? प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको यहां पर किसके बारे में पढ़ना है? प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके फीचर्स क्या क्या थे? हमने क्या क्या लिखा कि ये कैरी करता है आपके यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को ये कैरी करता है। क्या ये मोनेरा से किसी भी तरीके से कॉमन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये मोनेरा से किस तरीके से कॉमन होगा दोस्त? मोनेरा से इस तरीके से कॉमन होगा कि भैया मोनेरा जो है इसमें भी आपके क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं।
भाई यहां पर क्या है, आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है ना, आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। तो सिमिलैरिटी कहां पर आई, सिमिलैरिटी आपको कहां देखने को मिल रही है, यहां देखने को मिल रही है। जो आपके मोनेरन्स थे और प्रोटिस्टन थे, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। तो क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिली, बिल्कुल देखने को मिली। और अगर आप देखोगे ये सारी किंगडम्स, तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या आपको यूकैरियोटिक नेचर देखने को मिलेगा इन सब का, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर आप इन सबको ही देख लो तो क्या ये आपके यूकैरियोटिक है, भाई ज्यादातर मल्टीसेलुलर होंगे बट यूकैरियोटिक भी तो होंगे। तो यूकैरियोटिक वाला जो नेचर है वो आपका इनसे मिलता है, सारी की सारी किंगडम से। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भैया ये जो प्रोटिस्टा है ये आपका बाकी सारी किंगडम्स के साथ क्या करता है, एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है। इसके कैरेक्टर्स जो हैं लगभग हर किंगडम से थोड़े थोड़े मिलते हैं। ये मोनेरा से इसीलिए मिलता जुलता है क्योंकि ये आपका यूनिसेलुलर है, और ये आपका बाकी किंगडम से, चाहे फंगस हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमेलिया हो, उनसे इसीलिए मिलता है क्योंकि आपका कैसा है, यूकैरियोटिक है। बात समझ में आई? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इसीलिए आपका जो प्रोटिस्टा है इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन ऑल रेस्ट ऑफ द किंगडम्स। बची हुई चारों की चारों किंगडम को अगर आप देखोगे तो उनसे मिलता जुलता कुछ कुछ आपके किंगडम प्रोटिस्टा के पास जरूर होगा ही होगा, राइट। ये आपकी क्या हो जाएंगी, कुछ बातें हो जाएंगी प्रोटिस्टा की। और देखते हैं यार, अगर आप इनके सेल की बात करोगे तो आपको पता है कि अमीबा और पैरामीशियम की मैंने बात की, तो पैरामीशियम जो है उस पे क्या होते हैं, सिलिया होते हैं काफी सारे। तो क्या यहां पर सिलिया और फ्लैजेला पाए जा सकते हैं इन केस ऑफ प्रोटिस्ट, बिल्कुल पाए जा सकते हैं। तो यहां पर सिलिया एंड फ्लैजेला कैन ऑल्सो बी फाउंड अगर उनकी जरूरत है तो, है ना। मैंडेटरीली सबके अंदर नहीं प्रेजेंट होंगे, तो सम प्रोटिस्ट कैन कंटेन सिलिया एंड फ्लैजेला, दे कैन कंटेन सिलिया एंड फ्लैजेला। सबके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, कुछ के अंदर ही प्रेजेंट होगा जिनमें जरूरत होगी सिलिया और फ्लैजेला की। और लास्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि प्रोटिस्टेंट्स जो है ना ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दे कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे भाई, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो आपका डायरेक्टली वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, बाइनरी फिजन शो करेगा, सीधा दो सेल में टूट जाएगा, दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, ये भी कर सकता है वो। सो दे कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली ऑल्सो बाय सेल फ्यूजन। भाई यहां तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल है, हम लोग क्या कहते हैं, आपके गैमीट बनेंगे, गैमीट फ्यूज करेंगे तब जाइगोट बनेगा। यहां तो ऑर्गेनिज्म खुद ही सिंगल सेल है, तो एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म साथ में मिल जाएंगे और एक कंप्लीट जाइगोट बना लेंगे। दोनों सेल्स मिल करके एक जाइगोट तैयार कर लेंगे सिंगल सेल का। सो सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से यहां पर क्या हो सकता है, आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है किस टाइप का, सेक्सुअल टाइप का। और असेक्सुअल के केस में क्या होगा, आपका डायरेक्टली बाइनरी फिजन हो सकता है, डायरेक्टली ये जो प्रोटिस्ट है ये दो टुकड़ों में टूट सकता है ना, डायरेक्टली क्या हो सकता है आपका, दो टुकड़ों में टूट सकता है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। स्पोर भी बनते हैं कुछ के अंदर, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि स्पोर कहां कहां बनते हैं। नाउ लेट्स रिवाइज, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। टिम पेन ओपी, फटाफट से टिम पेन को ले लेते हैं और समझते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर।
बेसिक बातें करी हैं सारी, कुछ नया नहीं सीखा, कुछ बाहर का नहीं पढ़ा। क्या क्या पढ़ा है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था लेक्चर 1 में कि यहां पर यूनिसेलुलर और आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एकदम पाए जाते हैं। तो क्या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा में? बिल्कुल हमें पता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। तो क्या ये बातें हमें सेल वाली यूनिट से पहले ही क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दायरा नहीं है। एक प्लांट साइंटिस्ट है तो वो आपके कुछ प्रोटिस्ट को प्लांट की तरह ट्रीट करेगा, कोई एनिमल साइंटिस्ट है तो आपके कुछ प्रोटिस्ट को एनिमल की तरह ट्रीट करेगा, और कोई साइंटिस्ट प्रोटिस्ट के ऊपर ही रिसर्च करता है तो वो हर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्ट की तरह ट्रीट करेगा। ये साइंटिस्ट के नजरिए पे डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म को कहां रखना चाहता है। प्रोटिस्ट एक कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं सारी किंगडम्स के साथ, जिसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड में। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो प्रोटिस्ट है ये यूनिसेलुलर है, आपको पता है आपके ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा भी। तो क्या इनसे मिलते जुलते कुछ फीचर्स हैं? बिल्कुल। यहां पर देखोगे तो प्रोटिस्ट आपके यूकैरियोटिक होते हैं, बची हुई सारी किंगडम के मेंबर्स भी आपके यूकैरियोटिक हैं। तो कुछ फीचर्स मेल खा रहे हैं, यस। सारे के सारे प्रोटिस्ट में सिलिया फ्लैजेला नहीं होगा, कुछ के अंदर सिलिया फ्लैजेला आपका हो सकता है। एंड ये आपका असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां तक एकदम बेसिक कंसेप्ट अगर सब लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप या बहुत बड़ा लाल कलर का दिल फेंक दीजिए स्क्रीन के ऊपर, जिससे हम आगे वन स्लाइड बेबी की तरफ पहुंच सकें और अब यहां पर हम लोग जान सकें कि एक्चुअल में आपका प्रोटिस्ट के अंदर हम पढ़ते क्या क्या है और पढ़ते कैसे कैसे हैं। इस एक स्लाइड के अंदर 90% ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक स्लाइड में। राइट? बहुत बढ़िया, कमाल, ग्रेट, सही है दोस्त, बहुत सही, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक की। इस एक स्लाइड के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप प्रोटिस्ट के अंदर पढ़ते क्या क्या हो। प्रोटिस्ट के अंदर आप बेसिकली 5 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हो इन अ सीक्वेंस, और आपको यह सीक्वेंस मैनेज करना पड़ता ही है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एक अगर आप चलोगे तो आपको देखने को मिलेंगे क्राइजोफाइट, सी से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं क्राइजोफाइट्स, फिर आपको देखने को मिलेंगे सी के बाद डी से स्टार्ट होने वाले डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डी के बाद ई से स्टार्ट होने वाले यूग्लेनॉइड्स, आपके यूग्लेनॉइड्स, उसके बाद आपके स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, एंड देन योर प्रोटोजोअन्स, एंड देन योर प्रोटोजोअन्स। ये 5 वो कैटेगरीज है जिनको आप प्रोटिस्ट के अंदर पढ़ते हो। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली वन लाइन, और एक लाइन में पूरा का पूरा किंगडम प्रोटिस्टा ही क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन में। और वो एक लाइन बहुत ही ज्यादा डेप्थ कंटेन करती है, इसको बहुत प्यार से सुनना, बहुत आराम से सुनना। ये ट्रिक मैंने अपने लिए बनाई थी व्हेन आई वाज रीडिंग इन 11th क्लास एंड इट हेल्प्ड मी अलॉट, क्योंकि उसके बाद मुझे किंगडम प्रोटिस्टा में कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। मुझे ज्यादातर कैरेक्टर इस एक स्लाइड से याद हो जाते थे, एंड उनके ऊपर आप इजीली लेयरिंग कर सकते हो, आप कॉमन सेंस से उसके ऊपर सारी चीजें बना सकते हो। एक लाइन ये थी जो बहुत लॉजिकल थी, जो किसी किताब में नहीं मिलेगी, बहुत गौर से सुनना। वो एक लाइन ये है, व्हेन यू रीड प्रोटिस्टा यू गो फ्रॉम प्लांट लाइक कैरेक्टर्स टू एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। ये वो एक लाइन है। मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो आप सीक्वेंस में पढ़ते हो, आप प्लांट को पहले पढ़ते हो, एनिमल को बाद में पढ़ते हो। प्लांट आपके कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड है, एनिमल्स के कंपैरिजन में हम दुनिया चला रहे हैं दोस्त, है ना। और एनिमल्स जो है उनको आप बाद में पढ़ते हो, दे आर मोर एडवांस। तो अगर आप एक सीक्वेंस में भी चलना चाहते हो, आप प्लांट से एनिमल की तरफ जाओगे, और सेम चीज होती है यहां। जब आप देखते हो इस पर्टिकुलर स्लाइड को तो आपको यह याद रखना है कि आप प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर पे चल के जाओगे।
अब इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले हम कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं और इन सारी की सारी कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कैटेगरीज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एक बार फटाफट से बॉक्सेस बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको तो डिलीट ही करना पड़ेगा दोस्त, बॉक्स ही बनाना पड़ेगा खुद से। अब और आलस्य से काम नहीं चलेगा, बॉक्स बना ही लेते हैं। ये आपका स्लाइम मोल्ड हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रोटोजोवन हो गया। अब इन सबके नाम के अंदर घुसने की कोशिश करो, इन सबके नाम के अंदर घुसने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा आपसे कि हम जा रहे हैं प्लांट लाइक कैरेक्टर्स टू एनिमल लाइक कैरेक्टर्स की तरफ, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं when we read about protista we move from plant like characters to animal like characters। प्लांट लाइक कैरेक्टर्स टू एनिमल लाइक कैरेक्टर्स आपको बढ़ना है। अब प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं खाना बनाना, और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, खाना नहीं बनाना। तो अगर आप देखोगे क्राइजोफाइट ये सबसे ज्यादा प्लांट लाइक होगा और वो सबसे ज्यादा एनिमल लाइक होगा। तो अगर आप क्राइजोफाइट्स को देखोगे तो क्या ये सबसे ज्यादा खाना बनाएगा, यस, इट कंटेन्स डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। इसमें दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। एंड यहां जो डायएटम है ये क्या सबसे ज्यादा खाना बना रहे होंगे, इस साइड मौजूद है, तो यस ये इतना ज्यादा खाना बनाते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। यानी आपका समुद्र में आपका खाना कौन बना रहे होंगे सबसे ज्यादा, आपके क्राइजोफाइट्स बना रहे होंगे, खासकर आपके डायएटम्स बना रहे होंगे। सो इट इज वेरी प्लांट लाइक। प्लांट क्या करता है, खाना तैयार करता है, ऑर्गेनिक मैटर तैयार करता है। तो आपका सबसे ज्यादा खाना यहां पर बन रहा होगा इस साइड में, यस। सो दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। ये हमको कहां से पता लगा, यहां से इस पॉइंट से पता लगा कि ये वाला सबसे ज्यादा प्लांट लाइक है, वो वाला सबसे ज्यादा एनिमल लाइक है। ठीक है, क्या ये भी अपना खाना बना पाएगा, क्या डायनोफ्लैजिलेट भी आपका खाना बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इनको भी आप क्या लिखते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ये भी आपका क्या बना सकते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ये भी आपका क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ। पहले वाला भी खाना बना पा रहा है, सबसे ज्यादा बना रहा है, इसलिए चीफ प्रोड्यूसर बोला। दूसरा वाला भी आपका क्या कर रहा है, खाना बना पा रहा है। तीसरा वाला जो यूग्लिनॉइड है एकदम बीच में आ रहा है, तो ये वाले खाना बना पाएंगे, है ना, यहां पर खाना नहीं बना पाएंगे। बीच वाला क्या कर रहा होगा, बीच वाला एक मिक्स्ड स्टेट में रहता है, कभी कभी खाना बना लेता है, कभी कभी खाना नहीं बना पाता। इसको एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है, इसको कहा जाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्स न्यूट्रिशन है इसका, ना ऑटोट्रॉफिक ना हेट्रोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको बोला जाता है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि इफ सनलाइट इज प्रेजेंट, इफ सनलाइट प्रेजेंट, इसके अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, हायर प्लांट जैसा, इट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो ये अपना खाना बना लेंगे, तो ये प्लांट की तरह बिहेव करेंगे, तो ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेंगे। एंड इफ सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट, राइट,
इफ सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट या इफ सनलाइट इज एब्सेंट, इफ सनलाइट इज एब्सेंट दे बिहेव एज प्रेडेटर, ये अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं, यानी एनिमल जैसा बिहेव करते हैं। दे बिहेव एज प्रेडेटर्स, दे बिहेव एज प्रेडेटर्स, ये अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं। तो ये वाला जो कैरेक्टर हुआ ये कैसा हुआ, प्लांट लाइक हुआ, बिल्कुल प्लांट लाइक हुआ। और ये वाला जो कैरेक्टर हुआ क्या ये एनिमल लाइक हुआ, बिल्कुल एनिमल लाइक हुआ। तो इसीलिए आपका जो यूग्लिनॉइड्स है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है दोस्त कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपका प्लांट और एनिमल दोनों के गुण कैरी करता है। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो हमने क्या बताया, स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्लांट लाइक होंगे, एंड में एनिमल लाइक होंगे। तो बीच वाले कैसे होंगे, बीच का रख दो इनको, तो बीच वाले कैसे होंगे आपका मिक्सोट्रॉफिक होंगे, यानी आपके दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन दिखा रहे होंगे। सनलाइट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो शिकार करेंगे। सनलाइट प्रेजेंट है तो अपना क्या करेंगे, खाना खुद बना लेंगे, ठीक है। अगला देखोगे स्लाइम मोल्ड, तो इसके नाम में क्या आ रहा है, इसके नाम में आ रहा है मोल्ड, यानी थोड़ा सा आपका फंगस टाइप है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है। इट इज सेप्रोफिटिक, इट इज सेप्रोफिटिक, यानी खाना नहीं बना पा रहा है तो एनिमल लाइक है, सेप्रोफिटिक। इट ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, इट ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे कोई पेड़ है उसकी डाली टूट गई तो उसके ऊपर ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे एंड उसके मैटर को खाते रहेंगे एंड अपना खाना खुद नहीं तैयार करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका स्लाइम मोल्ड हो गया। अगला वाला जो है ये तो प्रॉपरली आपका एनिमल जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब क्या होता है दोस्त, आपका प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। और जोआ का मतलब क्या होता है, जूलॉजी में जोआ वर्ड आता है ना, तो जोआ का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। तो ये तो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो हमारे जैसे होंगे ही। इनमें तो आपकी इनफैक्ट सेल वॉल भी एब्सेंट होगी। ये तो इतने हम जैसे हैं कि इनको तो आप ग्रेजुएशन में इनफैक्ट एनिमल किंगडम के साथ ही पढ़ते हो। इनमें आपका सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये कंप्लीटली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है दोस्त। तो यहां पर अगर आप देखोगे टिमटिम पेन ले लेते हैं और टिमटिम पेन से एक बार समझ लेते हैं कि क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 5 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उनकी 5 कैटेगरीज क्या है, आपकी क्राइजोफाइट, आपका डायनोफ्लैजेलेट, आपका यूग्लेनॉइड, आपका स्लाइम मोल्ड और आपका प्रोटोजोआ। मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप क्राइजोफाइट से प्रोटोजोवन की तरफ बढ़ते हो, आप प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर पे आ जाते हो। यानी स्टार्टिंग के जो 2 होंगे ये आपके मोर प्लांट लाइक होंगे, यानी खाना बना पाएंगे। पहले वाला ज्यादा प्लांट लाइक होगा तो इसे तो इनफैक्ट चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है। ये तो इतना खाना बना देता है कि सबका बाप हो जाता है खाना बनाने में, चीफ प्रोड्यूसर इसको कहलाएंगे। दूसरा जो है ये भी खाना बना सकता है, तो ये भी आपका फोटोसिंथेटिक होगा। तीसरा जो है ये तो एकदम बीच में आ रहा है, भाई इस साइड वाले खाना बनाएंगे, इस साइड वाले नहीं बनाएंगे, बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है तो बीच का ही इसका स्टेट होगा, ये होगा आपका मिक्सोट्रॉफिक। मतलब अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो आपका पिगमेंट इसके पास है ही, ये आपका क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, खाना बना लेगा। अगर सनलाइट नहीं है तो आपका क्या कर लेगा, शिकार कर लेगा। तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर भी शो करता है, एनिमल लाइक कैरेक्टर भी शो करता है, इसीलिए इसे क्या कहा हम लोगों ने, कनेक्टिंग लिंक कहा आपके प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच। यूग्लिनॉइड को इसका एग्जांपल है यूग्लिना, जिसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अब एंड के जो 2 हैं ये आपके एनिमल लाइक होंगे, बिल्कुल एनिमल लाइक होंगे। ये तो इसके नाम में ही एनिमल है, जोआ, तो ये तो आपका एनिमल का सगा संबंधी है, बट हमसे थोड़ा सा प्रिमिटिव है।
तो इसमें एकदम हमारे जैसे कैरेक्टर होंगे, सेल वॉल एब्सेंट और हेट्रोट्रॉफिक इसका न्यूट्रिशन होगा, खाना नहीं बना पाएगा। और ये वाला जो है ये आपका सेप्रोफिटिक होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेगा, गले सड़े मरे हुए मैटर पे ग्रो करेगा। क्या यहां तक सबको न्यूट्रिशन की बात समझ में आ चुकी है? अब अगर मैं पूछूं क्राइजोफाइट से प्रोटोजोवन तक ये बताओ कौन खाना बना सकता है कौन नहीं, क्या सब आराम से बता दोगे? एकदम सिंपली बता दोगे। और जबकि आप इसे किताब में देखोगे तो ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी बार बार। किताब में देखोगे तो सर फट जाएगा, अरे यार इतना डेटा कैसे याद करें, कौन फोटोसिंथेटिक था कौन नहीं था। सिंपल सी बात है, प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर पे बढ़ो, बात ही खत्म हो जाती है, राइट? अब खेल क्या करेंगे, अब घुसेंगे इन सारी चीजों के नाम में, क्योंकि अभी तक कुछ याद नहीं किया। एक लाइन याद करिए कि प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर पे जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ याद नहीं किया। अब इनके नाम से जो जो इंफॉर्मेशन निकल सकती है वो निकाल लेंगे और मजा आएगा। अगर आप प्रोटिस्ट की भी बात करो ना, सारे के सारे प्रोटिस्ट जो होते हैं दे आर बेसिकली एक्वेटिक, प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब सारे के सारे ज्यादातर पानी में ही रहते हैं, है ना? सो दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, पानी में रहना ये पसंद करते हैं। पानी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, खारा पानी, मीठा पानी, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो न्यूट्रिशन में हम लोग मोर देन क्लियर हैं, हमको एक एक पॉइंट तो सारी की सारी कैटेगरीज का याद हो गया, कौन खाना बना सकता है कौन खाना नहीं बना सकता ये हमें पता है, ठीक है? एनसीईआरटी रीड कराएंगे दोस्त, एक बार ये कंप्लीट कर लें फिर कराएंगे, ठीक है? तो ये बात हमको पता लग गई। अब देखो भैया इनके नाम में क्या क्या बातें छुपी हुई हैं, बिकॉज जब आप नाम को देखोगे आपको और क्लैरिटी आएगी कि हम बिना कुछ याद किए कितना कुछ याद कर सकते हैं। और मेरा मोटो वही है भाई, बायोलॉजी लोग कहते हैं रटने का है रटने का है, तुम किसी भी जगह से जाओ और प्रोटिस्टा पढ़ो, और तुम यहां आकर के प्रोटिस्टा पढ़ो मेरे वाला, तुम्हें खुद पता लग जाएगा देयर इज लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। अभी तक मैंने कुछ याद नहीं कराया है और मैं आगे भी कुछ याद नहीं कराऊंगा। अभी देखो यहां से कितनी चीजें निकाल के दिखाता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, डाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एटम्स, ठीक है? तो डाई एटम्स का मतलब क्या हुआ, डाई का मतलब हुआ दो, एटम्स का मतलब हुआ पार्ट। तो डाई एटम्स जो होते हैं इनका मतलब क्या हुआ, मीन्स डाई एटम का मतलब हुआ मीन्स टू पार्ट्स। तो यहां पर आपके दो पार्ट होते हैं, सोप बॉक्स जैसे, जैसे आपके घर में साबुनदानी होती है वैसे यहां पर दो पार्ट होते हैं। एक नीचे वाला पार्ट जिसमें आप साबुन को रखते हो और एक ऊपर वाला पार्ट जिसमें आप साबुन रखने के बाद ढक्कन को ढक देते हो, ठीक है? तो यहां पर डाई एटम का मतलब क्या, दो एटम है यहां पर, यानी दो आपके क्या है, पार्ट्स हैं इसके स्ट्रक्चर के। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथीका, हाइपोथीका मतलब नीचे वाला, हाइपो मतलब नीचे वाला, हाइपोथीका। और ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपिथीका। ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज एपिथीका, ठीक है? यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपका डाई एटम है ना, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आपका सिलिका लगा रहता है, यानी आपके रेत के कुछ बड़े बड़े कण जो हैं वो यहां पर लगे रहते हैं। तो देयर सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका। तो अगर आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर बना है, सेल वॉल अगर सिलिका से घिरी हुई है, मिट्टी से घिरी हुई है, तो क्या आप इसको चीजों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? भाई आपने देखा होगा कई बार कोई दरवाजा है आपके घर में या कोई और आर्टिकल है जिसपे जंग लग चुकी है, तो आप मार्केट से सैंड पेपर खरीद के लेके आते हो जो बहुत कैसा होता है, रफ होता है, और आप उस सैंड पेपर को ऐसे जोर जोर से घिसते हो किसी दरदरी सी चीज पे, तो क्या होता है, ये वो स्मूथ हो जाती है, पॉलिश हो जाती है, राइट? तो आप क्या करोगे, ये जो आपका नेचर होगा इस सेल वॉल का कैसा होगा, ग्रिटी होगा, दरदरा सा होगा, स्क्रैची होगा, है ना, रफ होगा। तो आप जब उस रफ नेचर वाली सिलिका को घिसोगे किसी चीज के ऊपर तो आपकी पॉलिशिंग आएगी, यस। प्लस इनके बीच में गैप भी होता है, तो आप एक यहां से क्या कर सकते हो, एक फिल्टर तैयार कर सकते हो और छोटे छोटे मॉलिक्यूल आप इनके बीच से फिल्टर कर सकते हो। भाई चाय छानने की जो छलनी होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, चाय पत्ती का साइज बड़ा होता है, तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है छलनी में और चाय जो लिक्विड है वो नीचे आ जाती है। सिमिलरली अगर आप ये जो साइज है इससे बड़े मॉलिक्यूल्स को रोकना चाहते हो तो आप एक
क्या तैयार कर लोगे, फिल्टर तैयार कर लोगे, राइट। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर रह जाएंगे और नीचे आपका लिक्विड आ जाएगा, तो ये फिल्ट्रेशन में भी काम आता है आपका, ठीक है। और ये सिलिका इतना मजबूत होता है कि डिस्ट्रक्ट नहीं होता, तो इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ये जो आपके डाई एटम्स की सेल वॉल है, इट बिकम्स इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये कैसी हो जाती है, ग्रिटी हो जाती है और अनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है, अनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है। अगर आप देखोगे डायनोफ्लैजेलेट में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, नाम में खुद जाओ और खुद देखो। डायनोफ्लैजेलेट, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, और फ्लैजेलेट का मतलब क्या होता है भाई, फ्लैजिला। तो क्या यहां पर दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, यस, सो दे कंटेन टू फ्लैजिला, दे कंटेन टू फ्लैजिला। एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला रहता है ऐसा लंबा, एक आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला रहता है ऐसा टेढ़ा, राइट। तो एक फ्लैजिला ऐसा और एक फ्लैजिला ऐसा, दिस इज डायनोफ्लैजेलेट, ठीक है। और इसकी शक्ल जो है शील्ड जैसी रहती है, जो मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगा। आप देखो यूग्लिनॉइड्स, ये आपके मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो हमें पता है कि इसका एग्जांपल क्या होगा, यूग्लिनॉइड से निकाल लो इसका एग्जांपल यूग्लिना, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, यूग्लिना, एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड जो है ये आपका सेप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है ना। जैसे कि आपका डिकेइंग ट्विग्स, किसी पेड़ की डाली अगर जो है वो टूट गई है, ट्विग अगर टूट गई है, तो उसके ऊपर ये जो है आपका पाया जा सकता है, डिकेइंग ट्विग्स पर ये आपको देखने को मिलेगा, वहां से खाना निकाल करके खाता है। और प्रोटोजोआ जो है ये प्रिमिटिव एनिमल्स है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल्ड स्टडी हमको करनी पड़ेगी। तो यहां पर टिमटिम पेन से नए पॉइंट्स देखो सारे के सारे। यहां पर क्या हुआ, डाई एटम्स का मतलब ही क्या है, डाई का मतलब दो, एटम्स का मतलब फ्रेगमेंट। तो आपके दो फ्रेगमेंट हो जाते हैं आपके डाई एटम्स के, एक ऊपर वाला एपिथिका और नीचे वाला हाइपोथिका, जो कि साबुनदानी की तरह ऐसे ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या लगी हुई है, सिलिका लगी हुई है, सिलिका की डिपोजिशन है, जो कि इनकी सेल वॉल को क्या बनाती है, इनडिस्ट्रक्टिबल बनाती है, टूटती नहीं है। और आपका इसके ग्रिटी नेचर की वजह से ये पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में भी काम आती है। डायनोफ्लैजेलेट का मतलब है डाई फ्लैजेलेट्स, यानी दो फ्लैजिला यहां पर मिलेंगे, एक आपका ऐसा लंबा फ्लैजिला मिलेगा लॉन्गिट्यूडिनल, और एक आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला मिलेगा। यहां पे बनाने की जगह नहीं है, तो मैं आपको अगली स्लाइड में बना करके दिखाऊंगा। यूग्लिनॉइड में भी आपके दो फ्लैजिला होते हैं, एक लंबा फ्लैजिला होता है, एक आपका छोटा फ्लैजिला होता है। स्लाइम मोल्ड आपको कहां मिलेंगे, डिकेइंग ट्विग्स के ऊपर ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, यानी गले सड़े मैटर पर ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप देखो ये पाए कहां कहां जाते हैं, अगर आप ब्लू कलर से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्राइजोफाइट ऑब्वियसली आपके एक्वेटिक है, तो पाए तो जाएंगे आपके, पाए तो जाएंगे आपके पानी में ही, पर कैसे पानी में, कैन बी प्रेजेंट इन फ्रेश और मराइन वाटर, फ्रेश या मराइन वाटर में, फ्रेश पानी या खारे पानी में, दोनों में पाए जा सकते हैं आपके क्राइजोफाइट। क्योंकि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा गया है, तो ओशन के अंदर तो खारा पानी रहेगा, तो इससे आप याद कर सकते हो खारे पानी में भी ये पाए जा सकते हैं। डायनोफ्लैजेलेट जो है दे आर मोस्टली मैराइन, दे आर मोस्टली मैराइन, ये ज्यादातर आपके खारे पानी में पाए जाते हैं, और अलग अलग कलर के डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनके पिगमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। अगर आप देखोगे ये जो है आपका यूग्लिनॉइड, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो इट इज फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर, मोस्टली इन फ्रेश वाटर। अगर आप देखोगे इस स्लाइम मोल्ड को, तो ये कहां पाया जा रहा है आपका, ये आपका पाया जा रहा है डिकेइंग ट्विग्स पे, यानी जहां भी आपके गले सड़े प्लांट के अवशेष पाए जाएंगे, मैटर पाया जाएगा, वहां ये आपका ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। और प्रोटोजोअन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मैराइन वाटर में भी मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आकर के आपको अटैक भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह ये पाए जा सकते हैं। यहां तक कितने लोगों को सारी बात समझ में आ गई है, ये आपका आप मान के चलो कि प्रोटिस्टा 90% कंप्लीट हो गया। अगर यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो फटाफट से एक बार थम्स अप या बड़ा सा दिल भेज दीजिए इन द चैट सेक्शन। नो स्पेस इन नोटबुक,
आगे लिख लो यार अलग से, है ना, क्योंकि आगे और स्लाइड्स है, मैं आपको अलग से भी लिखवाऊंगा कि क्राइजोफाइट में क्या है, डायनोफ्लैजेलेट में क्या है, तो जगह नहीं है तो वहां भी लिख सकते हो, राइट। अभी तो आपका शुरू हुआ है ये सेशन, अभी तो चलेगा दोस्त, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, चलिए शानदार। एनसीईआरटी मैया के दर्शन कर लेते हैं फटाफट से। अभी तक जो पढ़ा है वो पुस्तक में झांक लेते हैं कि सही पढ़ा है या नहीं। देख लेते हैं कोई पॉइंट स्किप ना हो गया हो, वैसे चांसेस आर वेरी वेरी लेस, बट स्टिल वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप इवन अ सिंगल पॉइंट। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, आपके यूनिसेलुलर आएंगे, सिंगल सेल्ड, यस, एंड यूकैरियोटिक आएंगे। यूकैरियोटिक का मतलब क्या रहता है, जिसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। हमें पता है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि किसी साइंटिस्ट के लिए अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करोगे तो वो प्लांट है, किसी साइंटिस्ट के लिए वो प्रोटिस्ट है। सिमिलरली किसी साइंटिस्ट के लिए आप अमीबा की डेफिनेशन पूछोगे तो वो एनिमल है, किसी साइंटिस्ट के लिए प्रोटिस्ट है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो किंगडम है इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक विद रेस्ट ऑफ द किंगडम्स। भाई यूनिसेलुलर है तो प्रोकैरियोट से मिलता जुलता है, वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, यानी मोनेरा से कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, और आपका यूकैरियोटिक है तो फंगस, प्लांट और एनिमल से मिलता जुलता है। अब अगर आप चाहो तो डिटेल में देखो, अब देखो यार ये कनेक्टिंग लिंक कैसे है। मैंने आपको क्या बताया, कनेक्टिंग लिंक है आपका हर किंगडम से मिलता जुलता इसमें कुछ है। अब देखो इसका डिटेल्ड एनालिसिस। भाई अगर यहां पे आप देखोगे तो क्या क्राइजोफाइट प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बिहेव कर रहा है। क्या डायनोफ्लैजेलेट प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बिहेव कर रहा है। क्या यूग्लिनॉइड प्लांट और एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बिहेव कर रहा है। क्या स्लाइम मोल्ड एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है एंड स्पेसिफिकली डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो कर रहा है, तो क्या फंगस की तरह बिहेव कर रहा है, यस। एंड प्रोटोजोवन यानी एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यानी अगर आप कैरेक्टर्स को देखो तो ये प्लांट की तरह भी बिहेव कर सकता है, एनिमल की तरह भी बिहेव कर सकता है, फंगस की तरह भी बिहेव कर सकता है, एंड सिंस दे आर यूनिसेलुलर, तो ये आप देखोगे तो यूनिसेलुलर है सिंस, तो ये आपका मोनेरा से भी मिलते जुलते हैं कुछ पर्टिकुलर चीजों में। तो यहां से हमें पता लगता है कि कनेक्टिंग लिंक क्यों बना रहे हैं। अब एनसीईआरटी की तो ये एक साधारण सी लाइन है, लेकिन आप देखो आपको कितना टाइम लगा इसको समझने में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी, इट इज सो लिंक्ड कि आप चीजें जब ऐसे ऐसे यहां से जुटा के पढ़ोगे, इट विल क्लियर योर कंसेप्ट्स। एक चैप्टर की बात अगले चैप्टर में भी 100 दफा काम आती है, ठीक है। अब देखो कनेक्टिंग लिंक बना रहा है, प्राइमरीली एक्वेटिक है यानी पानी में रहता है, अलग अलग प्रकार की जगह पे रह सकता है, खारे पानी में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मॉइस्ट सॉइल में भी कुछ देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ के अंदर भाई जहां जरूरत होगी ऑब्वियसली वहीं पर आपका फ्लैजेला भी पाया जाएगा, है ना, और आपका सिलिया भी पाया जाएगा, जैसे पैरामीशियम वगैरह में पाया जाता है। प्रोटिस्ट जो है ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाइनरी फिजन से और स्पोर की मदद से, और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या होगा, दो प्रोटिस्ट साथ में आएंगे और मिल जाएंगे, यानी उनके सेल्स का डायरेक्ट फ्यूजन होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई हम एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो हम तो गैमीट बनाते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा तो खुद ही यूनिसेलुलर है, वो तो खुद में ही एक सेल है, तो वो अलग से एक सेल थोड़ी बनाएगा, अलग से गैमीट थोड़ी बनाएगा। समझो भाई, हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, हमें एक सेल बनाना होता है, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल है, एक सेल हमें बनाना होता है। यानी कि अगर आपके पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज हैं, अगर आप एक मल्टी बिलियनर हो, इनफैक्ट ट्रिलियनर भी नहीं, तो भी आप किसी को 10 रुपए दोगे तो आपका कुछ चला थोड़ी जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है ही 100 रुपए तो आप किसी को 100 रुपए थोड़ी दे दोगे, पूरे के पूरे आप अपने लिए भी तो बचाओगे ना। तो यही बात होती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ही खुद एक सेल का, वो एक और सेल कैसे बनाएगा जस्ट फॉर रिप्रोडक्शन, उसके तो औकात के बाहर की बात हो गई ना। तो वो कहता है कि भाई मैं खुद ही गैमेट बन जाता हूं, मैं ही फ्यूज कर सकता हूं, है ना। तो ये जो है आपका होता है, यहां पर दो प्रोटिस्ट के जो सेल्स हैं ये सामने आएंगे, आराम से फ्यूज कर जाएंगे और एक बड़ा सेल बना लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जाइगोट बन चुका है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ऑलरेडी, है ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्राइजोफाइट में क्या क्या हमें आता है, डायनोफ्लैजेलेट में क्या क्या आता है, यूग्लिनॉइड में क्या आता है, स्लाइम मोल्ड में क्या आता है और प्रोटोजोवन में क्या आता है। कुछ बातें हमने पहले ही पढ़ ली हैं, कुछ बातें हमें और पढ़नी पड़ेंगी।
मैंने आपको बताया क्राइजोफाइट्स में डायटम्स पाए जाते हैं और डेस्मिड्स पाए जाते हैं, जिनको गोल्डन एल्गी कहा जाता है। इसको मैं दोबारा से आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। एंड ये आपके फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ये बात भी हमने लिख ली है। अब यहां पर एक बात है कि इनका साइज काफी छोटा होता है, तो इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। और इनकी सेल वॉल जो है, इसमें 2 ओवरलैपिंग सेल होते हैं, तो इसको बनाना ही पड़ेगा। लेट्स मेक इट ओवर हियर। क्राइजोफाइट में क्या क्या होता है, जो पहले हमने बातें जान ली हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। क्राइजोफाइट में क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स क्या होते हैं? आपके गोल्डन एल्गी होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं? गोल्डन एल्गी कहलाते हैं। तो डायटम्स और डेस्मिड्स पाए जाते हैं आपके क्राइजोफाइट में। मिलेंगे कहां पर? ये आपको पता है कि ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही पाए जा सकते हैं। कैन बी फाउंड इन फ्रेश एंड मैराइन वाटर। फ्रेश और मैराइन वाटर में आपके पाए जा सकते हैं। अब एक चीज जो मैंने आपको बता दी थी उसको दोबारा से नोट करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? डायटम। तो डायटम में डाई का मतलब है 2 और आपका एटम्स का मतलब है पार्ट्स। यानी यहां पर ये जो आपके डायटम्स हैं, इनकी बॉडी के 2 पार्ट्स होंगे। कैसे पार्ट्स होंगे? आपका एक पार्ट जो रहेगा ये आपका होगा ऊपर वाला, कुछ ऐसा। एक पार्ट जो रहेगा ये होगा ऊपर वाला, और एक पार्ट जो रहेगा ये होगा नीचे वाला। जैसे आपका सोप बॉक्स होता है जिसे साबुनदानी कहा जाता है, सेम वैसे यहां पर आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स, जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स में एक नीचे का कंपार्टमेंट होता है जिसमें हम साबुन रखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोथीका। हाइपो मतलब नीचे वाला पार्ट, थीका मतलब आपका लेयर, तो इसे हाइपोथीका बोल रहे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट है एपी मतलब ऊपर, थीका मतलब आपका लेयर। तो ये आपके क्या हो गए? 2 आपके एलिमेंट्स हो गए एक पर्टिकुलर डायटम के स्ट्रक्चर के। अब अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर, इसकी सेल वॉल के ऊपर क्या पाया जाता है आपका? इसकी सेल वॉल के ऊपर क्या पाया जाता है आपका? सिलिका पाया जाता है। इसकी सेल वॉल के ऊपर क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। तो सिलिका इज फाउंड ऑन सेल वॉल ऑफ diatoms which provides it ग्रिटी या रफ अपीयरेंस आप बोल सकते हो। तो ग्रिटी या रफ नेचर एंड मेक्स इट इनडिस्ट्रक्टेबल। ये टूटता नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल, टूटता बिल्कुल नहीं है। अब देखोगे तो ग्रिटी नेचर के क्या क्या फायदे होते हैं? जो ग्रिटी या रफ नेचर है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्रिटी या रफ नेचर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप सैंड पेपर का एग्जांपल लो, तो आपको चीजों को पॉलिश करना है, तो आप जिस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो वो भी खुरदुरा होना चाहिए, तभी तो वो सामने वाले मटेरियल की खुरदुराहट हटा पाएगा, राइट। तो आपको खुरदुरा मैटर इसीलिए चाहिए कि आपका पॉलिशिंग में काम आ सके। तो पहला काम ये क्या कर सकता है? चीजों को पॉलिश कर सकता है, चमका सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर अगर आप ले लोगे ये वाली लेयर, यहां पर अगर आप ले लोगे ये वाली लेयर और इसके ऊपर अगर आपकी सिलिका जमी हुई है, इसके ऊपर अगर आपकी सिलिका जमी हुई है, तो आप कुछ चीजों को इसके थ्रू फिल्टर भी कर सकते हो। जैसे आपने कोई चीज यहां पर डाली जिसमें कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, तो वो तो आपके फिल्टर नहीं हो पाएंगे। कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो तो आपके फिल्टर नहीं हो पाएंगे। एंड कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे सिरप्स के, जो कि आपके क्या हो जाएंगे? फिल्टर हो जाएंगे। एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे आपके सिरप के, वो क्या हो जाएंगे? फिल्टर हो जाएंगे। तो यहां पर ये किस लिए काम आ सकता है? ये आपका फिल्टरेशन ऑफ सिरप में भी काम आ सकता है।
फिल्टरेशन ऑफ सिरप्स में भी काम आ सकता है ना। तो ऑयल एंड सिरप्स की फिल्टरेशन में भी ये काम आता है, पॉलिशिंग में भी ये काम आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रिटी या रफ नेचर। और ये इनडिस्ट्रक्टिबल है क्योंकि इनकी सेल वॉल के ऊपर आपका सिलिका लगा हुआ है। तो क्या होता है, जब एक समुद्र में, क्योंकि डाई एटम्स कहां पाए जा रहे हैं, आपके मैराइन वाटर में पाए जा रहे हैं, तो समुद्र में जब इनकी डेथ होगी तो ये कहां चले जाएंगे, समुद्र की तली पे चले जाएंगे। अगर ये समुद्र की तली के ऊपर जा चुके हैं तो ये वहां पर जमा हो जाएंगे जब जब इनकी डेथ होती रहेगी, राइट। तो समझ लो करोड़ों सालों तक जितने भी डाई एटम्स थे भाई, एक लाइफ स्पैन होगा इनका भी, इनकी डेथ जब होने लगेगी आपके समुद्र की तली पर पहुंच जाएंगे और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये इकट्ठे होते रहेंगे और समुद्र की तली पर एक जमीन जैसी लेयर बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डाई एटम्स मर मर के आ रहे हैं। तो एक जमीन जैसी लेयर बन जाएगी एकदम ओशन की तली पर, जिसे क्या कहा जाता है, डायएटमेशियस अर्थ। इसे क्या कहा जाता है, एक अर्थ या एक जमीन का टुकड़ा बन चुका है जो डाई एटम्स की मृत्यु के कारण बना है, तो इसे डायएटमेशियस अर्थ बोला जाएगा। सो दिस अनडिस्ट्रक्टेबल cell wall accumulates over billions of years after the death of diatoms and thus it makes diatomaceous earth. Does it makes diatomaceous earth. diatomaceous earth जो है इसको कहा जाता है क्योंकि कई साल तक ये आपके जमा हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ साल तक ये क्या हो रहे हैं, आपके जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें समझ में आई। अब देखो दोस्त, इनका साइज जो है ना काफी छोटा होता है, डाई एटम्स का बहुत छोटे छोटे से होते हैं। सो दे आर हैविंग अ वेरी स्मॉल साइज। तो ये क्या करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट करना मतलब समझ लो एक लहर मेरे सामने से आ रही है और मैं एकदम चौड़ में खड़ा हूं कि लहर को तो मैं चीर के ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया भैया मोटिवेशनल वीडियो, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। तो मेरे को लग रहा है कि भाई अब तो मैं इस लहर को चीर ही दूंगा। लहर सामने से आ रही है, यूं जाऊंगा एकदम एक्टिवली फ्लोट करता हुआ, इस लहर के धज्जी उड़ा दूंगा, बीच में से फाड़ दूंगा लहर को। दिस इज एक्टिव स्विमिंग। बट एक यह है कि हाथ जोड़ लिए, औकात में रह लिए कि हाँ भैया अब जिस साइड लहर आ रही है उसी साइड घूम जाएंगे, उसी साइड हमें लहर जो है फेंक देगी। दिस इज फाइन, क्योंकि इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स की जेन्युइनली औकात नहीं है कि वो लहर को चीर दे। तो एक तो ये पैसिवली फ्लोट करे मजे में कि हाँ भाई जहां लहर ले जाएगी वहां चलेंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, प्लैंक्टोनिक है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, बहुत छोटे प्लैंक्टोनिक होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, they are very small in size, thus are planktonic and therefore they float passively। भैया जहां लहर ले जाएगी, ऐसा कहा जाता है ना, लेट्स गो विद द फ्लो, जिस साइड फ्लो ले जाएगा उसी साइड भाग जाएंगे, कोई अलग से हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, जहां इनको रास्ता ले जाएगा वहीं ये बिंदास चले जाएंगे। ठीक है, सो दे फ्लोट पैसिवली। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने कहा था कि हम क्राइजोफाइट से प्रोटोजोवन में क्या कर रहे हैं, प्लांट से एनिमल लाइक कैरेक्टर पे मूव कर रहे हैं। सो दे वर मोर प्लांट लाइक। तो क्या ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहलाएंगे? यस। डाई एटम्स को क्या कहलाया जाता है, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन इन्हें बोला जाता है, यह सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन
इन्हें कहा जाता है। ठीक है भैया, यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? एक बार थम्स अप दे दो फटाफट। उसके बाद एनसीईआरटी मैया के दर्शन करते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं कुछ एडवांस चीजों के बारे में। ओके, फटाफट बताइए, सब कुछ समझ में आ चुका है यहां तक? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तारा रारा बोल दीजिए इन द चैट सेक्शन। सब कुछ समझ में आ चुका है तो बोलो तारा रारा, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाए। एनसीईआरटी मैया के दर्शन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में एक डिटेल, एक झलक। ठीक है, देखो भाई क्या हुआ, डायटम्स और गोल्डन अलगी यानी डेस्मिड इसके अंदर आएंगे। ये आपके बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। भाई माइक्रोस्कोपिक बोल दिया मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे, वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये आपके क्या करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। ये लहरों से टकराने की जरूरत नहीं करते, लहरों के साथ ही चल पड़ते हैं। ज्यादातर इनमें से क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे यानी प्लांट लाइक होंगे। ये भी हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए तो डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जा रहा था। तभी तो आपके क्या हैं, चीफ प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं। प्रोड्यूसर मतलब खाने का प्रोड्यूसर, ये खाना बना पा रहे हैं। तो डायटम्स में आप देखोगे तो डायटम का मतलब ही क्या है, दो आपके कंपार्टमेंट है यहाँ पे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सेल वॉल जो है ये आपकी क्या बना रहे हैं, दो ओवरलैपिंग शेल्स बना रहे हैं। एक जिसमें आप साबुन रखोगे, दूसरे से साबुन को ढकोगे, तो आपका सोप बॉक्स जैसा अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। और ये जो सेल वॉल्स हैं इन पे सिलिका की डिपोजिशन होती है, जो कि इनको इनडिस्ट्रक्टेबल बनाती है, टूटने नहीं देती। ठीक है, तो ये डायटम्स जब मरेंगे, चाहे इनका साइज कितना भी छोटा हो, इनकी क्वांटिटी भी बिलियंस में होती है, तो जब ये मरेंगे तो इनकी बॉडी जो है नीचे आ जाएगी आपके ओशन की तली पर, और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब ये छोटे छोटे डायटम्स जमा होते रहेंगे तो क्या बना लेंगे, डायएटमेशियस अर्थ बना लेंगे। और आपको पता है कि सिलिका जो है खुरदुरापना प्रोवाइड करता है, तो ग्रिटी होता है नेचर आपका डायएटमेशियस अर्थ का। तो पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में ये आपका काम आते हैं। सारे पॉइंट्स आपके यहां पर क्लियर हो गए, कुछ भी आपका नहीं छूटा है, आपका यहां पर कुछ भी नहीं छूटा है दोस्त क्राइजोफाइट्स के अंदर, है ना। आप यहां पर देखोगे तो ऑयल भी लिख सकते हो, सिरप्स एंड ऑयल्स। ठीक है, ये आपका है क्राइजोफाइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग जिसको हम नाम से डिकोड करने वाले हैं वो है आपका डायनोफ्लैजेलेट। ठीक है, तो अगली कैटेगरी पे जब हम चलेंगे तो हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डायनोफ्लैजेलेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। डायनोफ्लैजेलेट में डाय का मतलब क्या होता है, डाय का मतलब होता है टू, है ना, हमको पता है डाय का मतलब होता है टू। और फ्लैजेलेट का क्या मतलब होता है, कंटेनिंग फ्लैजेला। तो यहां पर दो फ्लैजेला जो है आपके पाए जाते हैं, दो फ्लैजेला आपके पाए जाते हैं। और जो बॉडी होती है डायनोफ्लैजेलेट की, वो एक आर्मर जैसी बॉडी होती है, एक ढाल जैसी बॉडी होती है। आपने फिल्मों में कई बार युद्ध देखे होंगे, जब आप युद्ध देखते हो और खासकर आप जब लेटेस्ट युद्ध देखते हो ना, रिसेंट युद्ध देखते हो, मतलब कुछ मॉडर्न फिल्म्स होती हैं, तो आपकी पुरानी जो फिल्म है उनमें तो कुछ इस प्रकार की ढाल आपकी बनाई रहती है ना। लेकिन जो लेटेस्ट आपके युद्ध होते हैं ना, एकदम वहां पर ऐसी शानदार एकदम डिजाइन करी हुई, ग्राफिक से बनाई हुई ढाल जो है वो आपको देखने को मिलती है, राइट। तो यहां पर ये जो ढाल है इस जैसे दिखते हैं आपके डायनोफ्लैजेलेट्स। क्या होगा यहां पर आपका इस प्रकार से ऊपर एक ढाल जो है इसका पार्ट रहेगा, और नीचे जो है इस ढाल के और आपके क्या रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे। देखो क्या मस्त डिजाइन बना है। ये आपका क्या है, एक डायनोफ्लैजेलेट है जिसका शरीर कैसा रहता है, ढाल जैसा शरीर रहता है, यानी इट इज लुकिंग लाइक शील्ड ऑफ एन आर्मर, शील्ड ऑफ एन आर्मर लाइक स्ट्रक्चर। एक योद्धा की ढाल जैसा स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलता है। और ढाल का काम क्या होता है, ढाल का काम होता है प्रोटेक्ट करना। ढाल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। भाई एक हाथ से आप तलवार चला रहे हो और दूसरे हाथ से आप क्या कर रहे हो, ढाल की मदद से सामने वाले के वार को रोक रहे हो।
तो ये जो आपकी ढाल है, क्या इसको स्ट्रांग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो ढाल है, इसका जो नेचर है, शील्ड का प्रोटेक्टिव नेचर जो है, ये किसकी वजह से है? ये आपका स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट का बना हुआ है। स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट का बना हुआ है, यानी सेल्यूलोजिक सेल वॉल है यहां पर, और स्टिफ है, काफी टाइट है, हार्ड आपकी सेल वॉल यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर ये जो ढाल है, इसके बीच से आपका अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है आपको, यहां से आपका क्या जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला आपका जा रहा होगा। लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला आपका यहां से जाता हुआ आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? ठीक है, तो इस फ्लैजेला को आप क्या बोल देंगे? इस फ्लैजेला को आप कह देंगे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला लंबा है ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल। और यहां पर ये जो ढाल के पार्ट्स हैं, यहां पर बीच में खाई जैसी बनी हुई है, ग्रूव बनी हुई है ना, बीच में थोड़ा सा अंदर की साइड ये होता है। समझ लो एक ढाल है इस प्रकार की, अंदर की साइड थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन है, फिर वो आपकी सीधी जा रही है। राइट, जैसे आपकी नाक बाहर की साइड आई हुई होती है ना, ये मेरा फेस है, नाक बाहर की साइड आई हुई होती है, समझ लो नाक अंदर की साइड होती, तो सीधा सीधा आपका डायनोफ्लैजेला जा रहा है, फिर अंदर की साइड डिप्रेशन, फिर आपका क्या हो रहा है? नीचे की साइड, फिर सीधा सीधा जा रहा है। ये जो डिप्रेशन है, इससे क्या निकलेगी? आपकी एक और फ्लैजेला निकलेगी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं भैया? ट्रांसवर्स फ्लैजेला कह देते हैं। तो यहां पर ये जो ग्रूव है, इससे क्या निकलेगा? आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेला निकलेगा। ठीक है, यहां पर आपका क्या निकला? ट्रांसवर्स फ्लैजेला निकला। तो दो फ्लैजेला हो गए, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला, और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला। तो पहले तो हमें नाम से ही पता लगा, पहला पॉइंट तो हमें नाम से ही पता लग गया भाई, डायनोफ्लैजेलेट, यानी दो फ्लैजेला पाए जाएंगे, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ये जो ग्रूव है इसमें पाया जा रहा है ट्रांसवर्स फ्लैजेला। तो दो फ्लैजेला हो गए, ये तो नाम से ही पता था। दूसरी चीज आपको पता है, दे आर मोस्टली मैराइन, यानी ज्यादातर आपके खारे पानी में पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली मैराइन इन नेचर, दे आर मोस्टली मैराइन इन नेचर, ये बात हमें पता है। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ये भी हमें पता है। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। और ये आपके अलग अलग कलर के हो सकते हैं। सबसे खास बात इनके बारे में यही है, इनमें अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। सो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स based on the pigments present, based on the pigments present. फॉर एग्जाम्पल, इनमें अगर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये आपके ग्रीन हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो ये ग्रीन हो सकते हैं। भाई इनके अंदर अगर कैरोटिनॉइड प्रेजेंट है तो ये आपके येलो हो सकते हैं। कैरोटिनॉइड की मात्रा अगर ज्यादा है तो ये एकदम कैरेट लाइक हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं। भाई अगर इनमें सायनिन पिगमेंट प्रेजेंट है, सायान का मतलब होता है ब्लू, तो ये आपके ब्लू हो सकते हैं। इनमें अगर एरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट है, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, तो ये आपके रेड कलर के भी हो सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग कलर के हो सकते हैं। राइट, आपका येलो, ऑरेंज, ब्राउन जो है वो भी यहां पर ये हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये ग्रीन कब होंगे? जब क्लोरोफिल पाया जाएगा। भाई फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोफिल तो पाया जा ही सकता है। येलो, ऑरेंज या ब्राउन कब हो सकते हैं? जब आपके क्या पाए जाए? कैरोटिनॉइड्स पाए जाए, ज़ेंथोफिल्स पाए जाए। ब्लू कब हो सकता है? जब आपका सायनिन पिगमेंट पाया जाए, है ना। रेड कब हो सकता है? जब एरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाए, जैसे फाइको एरिथ्रिन। तो इस प्रकार के आपके अलग अलग कलर्स यहां पर हमको देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें से जो रेड वाला है ना, इसका एक स्पेशल केस है। इनमें से जो रेड वाला है इसका एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक केस है कि एक जो रेड डायनोफ्लैजेलेट है ये समुद्र में पाया जाता है, जिसका नाम है गोनियोलेक्स। अब गोनियोलेक्स नाम का ये जो पर्टिकुलर डायनोफ्लैजेलेट है, ये इतनी तेजी से डिवाइड करता है, ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि
बहुत सारा रेड कलर हमको एक साथ दिखने को मिल जाता है समुद्र की लहरों के साथ, और हमें ऐसा लगता है कि एक खूनी लहर जो है वो हमारे पास आ रही है, यानी एक लाल सुर्ख कलर की आपकी खून की लहर हमारी तरफ दौड़ रही है, ऐसा आपको दिखाई देगा। इसे कहा जाता है रेड टाइड, और ये रेड टाइड सच में जानलेवा होती है दोस्त। काफी सारे जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं जो खारे पानी में रहते हैं, जब गोनियोलेक्स डिवाइड करता है ना, जब गोनियोलेक्स बहुत ज्यादा नंबर में मिलता है तो रेड कलर तो देगा ही, यानी रेड टाइड दिखाई देगी, प्लस ये आपका एक टॉक्सिन भी सिक्रिएट करता है जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। जो आप सोच रहे हो वो वाला सेक्सी नहीं, SEXY नहीं, SAXI, सेक्सी टॉक्सिन ये सिक्रिएट करता है, और वो टॉक्सिन जिस भी ऑर्गेनिज्म द्वारा आपका खा लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा, वो ऑर्गेनिजम्स आपके अनस्टेबल हो जाएंगे और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट? तो यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर क्या होगा, ये जो आपका गोनियोलेक्स है इट डिवाइड्स वेरी रैपिडली, गोनियोलेक्स it divides rapidly and creates red tide, एंड साथ ही साथ ये क्या करता है, इट कैन सिक्रीट सेक्सी टॉक्सिन्स which are harmful for other marine organisms, which are harmful for other marine organisms। ठीक है, तो एक तो ये रेड टाइड बनाता है, दूसरा सेक्सी टॉक्सिन सिक्रेट करता है। टिमटिम वाले पेन की जय हो, टिमटिम वाला पेन एक बार ले लिया जाए और देखते हैं क्या क्या हुआ। भाई डायनोफ्लैजेलेट के नाम से ही हमें क्या पता लग रहा है कि इसमें दो फ्लैजला होंगे। एक आपका फ्लैजला इस प्रकार से होगा लंबा, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजला बोला, और यहां पर इन आर्मर प्लेट्स के बीच में जो गैप है, ये जो ग्रूव है, इसमें से निकलेगा आपका ट्रांसवर्स फ्लैजला। ठीक है, अब ये जो आपका ढाल जैसा स्ट्रक्चर है ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है इसको स्टिफ होना चाहिए, तो ये स्टिफ सेल्यूलोज का बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है ज्यादातर मेराइन होते हैं, ये खारे पानी में पाए जाते हैं, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि प्लांट जैसे गुण है इनके अंदर, और इनमें अलग अलग कलर पाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें कौन सा पिगमेंट है। तो सबसे खास जो आपका केस लिया जाता है वो है रेड पिगमेंट का केस। रेड पिगमेंट जो कि गोनियोलेक्स को क्या बनाता है, आपका रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड डायनोफ्लैजेलेट बनाता है। ये गोनियोलेक्स जब डिवाइड करता है बहुत ज्यादा मात्रा में और समुद्र में पाया जाता है, तो ये लहरों के साथ जब हमारे पास आ रहा होता है, हमें लगता है लाल कलर की एक खूनी लहर जो है हमारा पीछा कर रही है, एंड ये सेक्सी टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो कि आपका हार्मफुल होते हैं फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। एक बार एनसीईआरटी मैया के दर्शन हम लोग कर लेते हैं। देखो यार, यहां पर क्या हुआ, आपका ढाल दिखाई दे रही है इस प्रकार की, आपकी ऊपर क्या है, एक प्लेट प्रेजेंट है सेल्यूलोज की, और नीचे क्या है, इस प्रकार की आपकी दो प्लेट्स मौजूद है सेल्यूलोज की। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, यहां पर देखो क्लियर डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। ये जो आपका बीच का रास्ता है, ये जो मैंने बनाया है, इसमें आपको ग्रूव दिखाई दे रही है, अलग से ही पकड़ में आ रहा है कि बीच में एक डिप्रेशन है। यहां पर आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेला पाया जाता है, और लंबा फ्लैजेला तो यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला तो आपको ये वाला देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये लंबा फ्लैजेला, यहां पर इस ग्रूव में ये जो आपका डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर है, खाई जैसा स्ट्रक्चर है, यहां पर क्या है, आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेला देखने को मिल रहा है। डायनोफ्लैजेलेट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो। ज्यादातर ये मैराइन होते हैं, खारे पानी में मिलते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये आपके येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, पिगमेंट का नाम मैं लिखवा चुका हूं। इनमें स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट की सेल वॉल्स पाई जाती हैं, तभी ये योद्धा की ढाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें दो फ्लैजेला है, इसीलिए इन्हें डायनोफ्लैजेलेट बोला गया। डाय का मतलब दो, फ्लैजेलेट का मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट है। एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल होगा और दूसरा आपका ग्रूव में पाया जाएगा, यानी फरों में पाया जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स आपका फ्लैजेला कहा जा सकता है। ठीक है, रेड कलर का जो डायनोफ्लैजेलेट है गोनियोलेक्स, इसके बारे में हमने दो पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट
कि आपका रेड टाइड बनाता है, बहुत ज्यादा नंबर में मल्टीप्लाई करता है, तो ऐसा लगता है कि पूरी लहर लाल हो चुकी है। और ये सेक्सी टॉक्सिन सिक्रीट करता है जो कि आपके दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर सकते हैं, एनिमल्स या फिशेस को जो कि आसपास रह रहे हैं। ब्राउन इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। आप ऑरेंज लिख लो, आप ब्राउन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। आप यहां पे ऑरेंज लिखा था आपने, आप ब्राउन लिख लो, एक ही बात है ना। ऑरेंज लिख लो, ब्राउन लिख लो, सेम थिंग, सेम शेड आपको देखने को मिल जाएगी। ऑरेंज लिख लो, ब्राउन लिख लो, ठीक है। ऑलराइट, चलो ब्राउन में भी ऑब्वियसली कैरोटिनॉइड ही होगा। देखो यार, कोई चीज कितनी ज्यादा है वो भी तो डिपेंड करता है ना। अब आप आगे चल के फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे कि क्लोरोफिल भी आपका अलग अलग कलर दे सकता है, आपका लाइट ग्रीन भी दे सकता है, आपका डीप ग्रीन भी दे सकता है, आपका ब्लूइश ग्रीन भी दे सकता है, तो वो भी आप पढ़ोगे आगे चल के, राइट। यहां तक सबको समझ में आ चुका है सब कुछ? एक बार फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, बहुत जल्दी मैं आपको छोड़ दूंगा उसके बाद, है ना। ऑरेंज ही लिखेंगे, ऑरेंज लिख लो यार, एक ही बात है ना। चलो अब देखो यूग्लिनॉइड के बारे में, इनके बारे में कुछ ज्यादा बातचीत है नहीं दोस्त, इनके बारे में एक दो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, लेकिन उन एक दो पॉइंट से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सबसे पहली चीज कि इनको कुछ ऐसा बनाया जाता है ना, यूग्लिनॉइड को कुछ ऐसा आपका तैयार किया जाता है। ये आपका यूग्लिनॉइड का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर से ही आपको काफी सारी बातें क्या होती हैं हमेशा समझ में आ जाती हैं, बायोलॉजी में तो खासकर, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां से क्या होगा, आपके फ्लैजेला निकल रहे होंगे। यहां पर भी आपके दो फ्लैजेला होते हैं, एक आपका छोटा फ्लैजेला होता है, स्मॉलर फ्लैजेला, और एक आपका बड़ा फ्लैजेला होता है, लॉन्गर फ्लैजेला। तो ये भी आपका डायनोफ्लैजेलेट की तरह दो फ्लैजेला कंटेन करती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वाला। दो फ्लैजेला होंगे, एक आपका स्मॉल फ्लैजेला होगा, यानी कंपैरेटिवली आपका स्मॉल होगा दूसरे के कंपैरिजन में, और यहां पर ये वाला जो है आपका लार्ज फ्लैजेला होगा, ये वाला आपका लार्ज फ्लैजेला होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने फर्स्ट केस में क्या देखा, क्राइजोफाइट में जो सेल वॉल थी उसके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन हो रखी थी, तो अनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल बन रही थी। डायनोफ्लैजेलेट में जो सेल वॉल थी वो स्टिफ सेल्यूलोज की बनी हुई थी, यानी वो ढाल जैसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। यहां पे सेल वॉल नहीं पाई जाती, यहां पे बीच का कैरेक्टर आ गया है, तो यहां पे सेल वॉल नहीं पाई जाती। आप एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखते हो, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल अ पेलिकल इज प्रेजेंट। सेल वॉल की जगह क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है। पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीन, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल अ पेलिकल इज present which is proteinaceous, which is proteinaceous and is flexible। ये आपका जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड करती है और प्रोटीन की आपकी बनती है, सो इट इज प्रोटीनेशियस एंड ये आपका क्या करती है, फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड करती है आपका, किसको, यूग्लिनॉइड को, ठीक है। तो एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर है जहां पर दो आपको फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं। आपका ऑब्वियसली एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो यहां पर आप क्या बना सकते हो, यहां पर आप एक अच्छा खासा न्यूक्लियस भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब यूग्लिनॉइड्स के बारे में हमको पहले से क्या क्या पता है वो हम लोग लिख लेते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो आपके क्राइजोफाइट थे फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों जगह पाए जा रहे थे। डायनोफ्लैजेलेट ज्यादातर मैराइन वाटर में थे, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में है, और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में ये आपके पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड वगैरह हो गया, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। प्लस अगर आप यहां पर देखोगे सबसे खास पॉइंट क्या था, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है। भाई अगर सनलाइट अवेलेबल है तो ये खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो एनिमल की तरह बिहेव करेंगे,
यानी प्लांट और एनिमल के बीच में ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। प्लांट और एनिमल के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करते हैं। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में देखना है। एनसीईआरटी मैया के दर्शन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। यहां पर देखिए आपको क्या देखने को मिला है, आपको एक यूग्लेनॉइड देखने को मिला है। इस यूग्लेनॉइड में आपका एक बहुत बड़ा सा फ्लैजेला है, इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और आपका एक छोटा सा फ्लैजेला है। तो दो फ्लैजेला है, एक बड़ा एक छोटा, और आपकी प्रोटीन की लेयर पेलिकल यहां पर प्रेजेंट है जो इनको फ्लेक्सिबल बनाती है। तो मेजॉरिटी कहां पाए जा रहे हैं, आपके फ्रेश और स्टेगनेंट यानी रुके हुए पानी में पाए जा रहे हैं। इनमें एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। सेल वॉल की जगह पेलिकल मिल रही है यहां पर, जो कि यूग्लिना को फ्लेक्सिबल बनाती है। दो फ्लैजेला हैं भैया, एक छोटा है एक आपका लंबा फ्लैजेला है। और यहां पर आप देखोगे तो ये आपके मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें पिगमेंट होते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना भी बना सकते हैं, और आपका ये क्या कर सकते हैं, ये आपका प्रिडेट भी कर सकते हैं यानी शिकार भी कर सकते हैं छोटे ऑर्गेनिजम्स का, यानी एनिमल के तरीके से भी ये क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। ये बात है। यानी हमने जो मेन स्लाइड पढ़ी थी सारी बातें वहीं से आ रही हैं, बस हमको रिकैप लेना पड़ रहा है, एक छोटा छोटा सा नए नए पॉइंट्स हमको हाईलाइट करने पड़ रहे हैं, और कुछ भी यहां पर नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल लेक्चर। इस एक स्लाइड से ही हमने सब कुछ डेराइव किया है। अगर आप देखोगे एंड में आप इसी स्लाइड से सब कुछ डेराइव कर पा रहे होंगे। आपको एक और पॉइंट ऐड करना है सेल वॉल का, और आपका लेक्चर मेजरली खत्म हो जाएगा। यहां पे क्राइजोफाइट में सेल वॉल जो थी इस पे सिलिका की डिपोजिशन थी, डायनोफ्लैजेलेट्स में आपकी स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट थी, यूग्लेनॉइड में अभी हमने देखा कि सेल वॉल आपकी एब्सेंट है, उसकी जगह पेलिकल नाम की लेयर पाई जा रही है। ये बात है, ठीक है। आगे आपका एनिमल जैसा कैरेक्टर है तो सेल वॉल आपकी वैसे ही क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। अब अगर आप बात करते हो स्लाइम मोल्ड की, तो स्लाइम मोल्ड कैसा था, आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो कर रहा था, यानी ये कैसा था, आपका सेप्रोट्रॉफिक था। सिर्फ 10 मिनट में हम लोग जो है इस लेक्चर को रैप अप कर देंगे, है ना। तो ब्रेक ब्रेक मत बोलिए, सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि दो स्लाइड बची हुई है। देखो आपके सामने स्लाइम मोल्ड है और आपका प्रोटोजोआ है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ आपका दो स्लाइड है, इसके बाद हम लोग रैप अप कर देंगे, ठीक है। स्लाइम मोल्ड के बारे में पहले से क्या क्या पता है, इट ग्रोज ऑन dead and decaying matter. It grows on dead and decaying matter like twigs of plants. प्लांट की टूटी हुई टहनी के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। Therefore, अगर ये डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो कर रहे हैं तो इनको क्या बोलोगे, दे आर सेप्रोफिटिक। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर सेप्रोफिटिक। अब इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब मैं आपको थोड़ी सी पार्टी करा देता हूं, ठीक है। बहुत टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ाते, अब थोड़ी सी पार्टी का मूड बना लेते हैं। बोतलें खुल जाए थम्स अप की, और साथ में बीकाजी भुजिया, क्योंकि मैं तुम्हें यही खिला सकता हूं, क्योंकि मैं खुद यही खाता हूं व्हेन इट कम्स टू पार्टी, है ना। तो यहां पर देखो दोस्त का है बर्थडे, है ना, डीजे वीजे की फुल तैयारी है, एकदम बढ़िया तरीके से सबने सोचा है कि 3 बजे तक डीजे बजेगा, जबकि अलाउ कर रखा है शहर की पुलिस ने सिर्फ 11 बजे तक। लेकिन आप लोग एकदम मस्ती के मूड में आ चुके हो, फेंटा का नशा सिर पे चढ़ चुका है, अब माहौल बन चुका है फेंटा पी के फैंटास्टिक, और अब आपको लग रहा है कि भाई दुनिया के सारे मजे आज ही लेने हैं। तो यहां पर क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स जब इनका मस्ती करने का मन होता है तो ये झुंड बना लेते हैं। जैसे तुम अपने सारे दोस्तों को बुला लेते हो, वैसे स्लाइम मोल्ड भी क्या करते हैं, झुंड बुला लेते हैं। सारे के सारे स्लाइम मोल्ड्स मिल करके फेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि बर्थडे क्या है, एक अच्छा मौका है, फेवरेबल मौका है, सारी चीजें आपके फेवर में चल रही हैं, पार्टी का माहौल चल रहा है, तो फेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्लाज्मोडियम नाम का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। अब आंटी क्योंकि पुलिस बुला लेगी, तो आंटी ने पुलिस बुला ली, तो आपके आसपास जो रह रहे थे लोग, उन्होंने बताया कि भाई कुछ बच्चे हैं, हुड़दंग मचा रखा है बहुत गंदा वाला, 11 बजे तक आपकी डीजे की टाइमिंग थी, तब तक हम टॉलरेट कर सकते थे, 12 साढ़े 12 1 बज चुका है और अभी भी डीजे बज रहा है। तो आंटी ने सच में पुलिस बुला ली और बादशाह हनी सिंह नहीं आए छुड़ाने। तो जाहिर सी बात है अब तुम सुमड़ी में भाग जाओगे,
एक बहुत बड़ा हॉल जो तुमने बुक कर रखा था, कोई उसमें सोफे के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं गद्दे के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, कोई पर्दे के पीछे ऐसे छुप गया है एकदम हैंड्सअप करके। यानी तुमने अंडरग्राउंड होने का प्लान बना लिया है, तुमने जुगाड़ ढूंढ लिया है कहीं छुप जाने का, ठीक है। और जब तुम्हें पता लगा यार पुलिस आकर के 1 घंटे देख के चली जा चुकी है, तब तुम वापस से फेवरेबल कंडीशन में वापस आ गए, तब तुम दोबारा से मौज मस्ती के मूड में आ गए। इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि जब मौज मस्ती का मूड होता है तो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड आपस में आके जुड़ जाते हैं और काफी फीट लंबा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब कहने के लिए है तो प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर है, लेकिन एक के बाद एक जुड़ जुड़कर काफी लंबा स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया। कुछ फीट लंबे भी ये हो सकते हैं, उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, क्योंकि पार्टी में तो एकदम सब लोग आ गए हैं। लेकिन जिस टाइम पे पुलिस आए, किसी ने कम्बल ओढ़ लिया, किसी ने चादर ओढ़ ली कि भाई हम दिखाई ना दे, तो ये अपने ऊपर क्या बना लेते हैं? वॉल बना लेते हैं। यानी ये एक स्पोर का स्ट्रक्चर धारण कर लेंगे, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेंगे। जब तक पुलिस वहां पर खड़ी है उस वॉल में छुपे रहेंगे। जैसे पुलिस जाएगी, फेवरेबल कंडीशन वापस, एकदम उघाड़ के तौलिया उघाड़ करके अपना कम्बल वापस आ गए हैं मौज मस्ती करने के लिए। यह कहानी है पार्टी की और इसी में आपका पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। देखो भैया, यहां पर हमने क्या सीखा? यहां पर हमने यह सीखा कि ये जो है, यह है आपका एक स्लाइम मोल्ड, यह है आपका स्लाइम मोल्ड। अब ये जो स्लाइम मोल्ड है, अगर आप इसको फेवरेबल कंडीशन दोगे तो क्या कई सारे स्लाइम मोल्ड साथ आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन अगर आप इसे दोगे, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड साथ आ जाएंगे और कुछ फीट लंबा स्ट्रक्चर बना लेंगे। बहुत खतरनाक पार्टी हो रही, बहुत भयंकर पार्टी के गजब नजारे। तो यहां पे देख लो भैया, हालांकि गाना भी मैंने पोयम की तरह गा दिया है, क्योंकि मिजाज तो भैया कैसे ही बदला जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, कुछ फीट लंबा आपका स्ट्रक्चर बन गया। ये जो पार्टी में सारे के सारे आ चुके हैं फेंटा पीने वाले फैंटास्टिक लोग, इन्होंने क्या बना लिया है आपका, यहां पर एक स्ट्रक्चर बना लिया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा लंबा स्ट्रक्चर बना लिया है। कुछ फीट लंबा हो सकता है, इसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। सेवरल फीट लॉन्ग। अब पुलिस आ चुकी है, अब पुलिस आ चुकी है तो कंडीशन अनफेवरेबल हो गई है। अगर पुलिस आ चुकी है तो अनफेवरेबल कंडीशन हो चुकी है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपके स्लाइम मोल्ड है, दे विल बेसिकली ट्राई टू डिफरेंशिएट इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब जिसमें स्पोर तैयार होते हैं, उस बॉडी को फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। तो डिफरेंशिएट इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी, डिफरेंशिएट इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी। आपका फ्रूटिंग बॉडी में डिफरेंशिएट हो गए हैं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक जो है वो आपका कैसे बना लेगा, आपका इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। और इस फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्पोर्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। स्पोर्स के चारों ओर क्या होगी, मोटी सी आपकी वॉल होगी, है ना, प्रोटेक्टिव वॉल होगी स्पोर्स के आगे। तभी तो स्पोर बना है भैया। कुछ सालों तक भी आपका ये जो स्पोर है ये बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है आपका इस स्ट्रक्चर को। तो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है पिंक कलर का, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्पोर। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, आपकी रेजिस्टेंट स्पोर वॉल, स्पोर वॉल। और ये जो नीचे आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। तो ये स्पोर कहां बने हैं, डायग्राम से याद करने की कोशिश करो। टिप पे बने हैं तो स्पोर कहां बनते हैं, स्पोर बनते हैं एट टिप्स। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब पुलिस चली जाएगी, तो ये स्पोर आपके हवा के थ्रू उड़ जाएंगे। दे आर डिस्पर्स्ड वाया एयर करंट, दे आर डिस्पर्स्ड वाया एयर करंट, और अलग अलग जगह पर पहुंचा दिए जाएंगे। जहां पर भी ये गिरेंगे, अच्छी कंडीशन मिलेगी तो जर्मिनेट कर लेंगे, नया स्लाइम मोल्ड आपका तैयार कर लेंगे। सिंपल सी बात है।
भाई स्लाइम मोल्ड थे, इसको खुराफात सूझी, इसने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया क्योंकि फेवरेबल कंडीशन थी, भैया मेरे घर पे कोई नहीं है, सारे दोस्त सारे लौंडे लपाड़े साथ में आ जाओ, फेंटा ले आओ, भुजिया ले आओ, समोसे ले आओ, वो भी पैकेट वाले, क्योंकि 20-20 खाओगे तो जाहिर सी बात है बाहर वाले तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे हम लोग, 20 का एक समोसा, तो एक पैकेट आता है उसमें 12-13 समोसे आते हैं मस्त, 2 पैकेट ले आओ दोस्तों, सब मिलके पार्टी करेंगे। पड़ोसन आंटी ने कर दी कंप्लेन कि भैया ये हमको राणा जी माफ करना सुन रहे थे रात को 10 बजे, तो इनके ऊपर एक FIR करो, तो सारे कहीं कहीं घुस गए, चद्दर लपेट के कहीं कहीं सो गए। बाद में पता लगा पुलिस जा चुकी है कि हाँ भाई बच्चे थे, इनको छोड़ दिया जाए, तो ये हवा में उड़ने लगे, बहती हवा से थे वो, तो एयर से डिस्पर्स हो जाएंगे और जहां भी गिरेंगे वहीं जर्मिनेट हो जाएंगे, है ना, जहां पड़ेंगे जमीन पे वहीं नया बच्चा पैदा कर देंगे। यही तो होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ कितनी शॉर्ट है, जाके देखो ना, है ना, हमें कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। देखो यार, मैं तुम्हारे सामने देखो 26 साल का हो गया, सिंगल बैठे हैं आराम से, कोई अता पता ही नहीं है कब तो ब्याह होगा, कब बच्चे होंगे, कोई आइडिया नहीं है ना। यहां पे इनको देखो, इनको गुस्सा आता है, ये डिवाइड हो जाते हैं, है ना, बंटवारा करने के नाम पे खुद बढ़ जाते हैं। अपना सारा कंटेंट लिया, 2 डॉटर सेल में विभाजित कर दिया, हर 20 मिनट में डबल होके बैठ जाते हैं। इतनी मस्त जिंदगी है इनका, कुछ करना ही नहीं है, खाना रिप्रोड्यूस करना, खाना रिप्रोड्यूस करना, एकदम सॉर्टेड लाइफ में, कोई टेंशन नहीं, खत्म, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, है ना। इधर 20 लाख बच्चे बैठते हैं, हालत खराब हो जाती है। इनको 8 घंटा दो, एक कॉलोनी के अंदर 1 करोड़ बैक्टीरिया बना के बैठ जाते हैं, कोई कंपटीशन नहीं, सब मस्त आराम से बैठ करके खाना खा रहे हैं, है ना, नो टेंशन, एकदम बिंदास जिंदगी चल रही है, टेंशन फ्री, ना हाथ के लकीरों की बात होती है, ना मोटिवेशन स्पीकर्स की मोटिवेशन सुननी पड़ती है, मस्त आराम से बिंदास खाओ पियो पड़े रहो। इस तरीके से आपका स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, डिवीजन होता है। फटाफट से स्लाइम मोल्ड की कहानी एक बार देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर ये नया डायग्राम दिया है स्लाइम मोल्ड का, पहले ये डायग्राम नहीं था। इस डायग्राम से हमें क्या सीखना चाहिए? एनसीईआरटी में थ्योरी में एक बात है जो नहीं कही गई, लेकिन सवाल उस पे से पूछा जा सकता है। आपको इस डायग्राम को देख के सिर्फ यह सीखना है कि क्या इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं? यस। तो स्लाइम मोल्ड जो है इट कैन कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियस, ये बात हमको यहीं पर पता लग जानी चाहिए, जबकि बात थ्योरी में नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की गहराई में जाओगे तो बहुत सारी बातें छुपी हुई मिलेंगी। एक खजाना है, उस खजाने को खोजना बहुत जरूरी है। हमने उस खजाने को खोज लिया है, टैप कर लिया है, और हमें पता लग गया है कि मल्टीपल न्यूक्लियस यहां पाए जा सकते हैं। आपको पता है एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफिटिक, तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये अपने सारे दोस्तों को बुला लेते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और बना लेते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि काफी फीट लंबा भी हो सकता है। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी भाई, जैसे ही पुलिस बुला ली जाएगी, ये क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे और क्या बना लेंगे? फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे। फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर आपको पता है क्या आएगा? स्पोर आएगा। ये स्पोर जो है इस पे वॉल्स लगी रहती हैं, चादर ओढ़ के बैठा रहता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट रहना चाहता है ना, और काफी सालों तक भी ये रेजिस्टेंट रह सकता है। और डिस्पर्स कैसे होगा? वाया एयर करंट, यहां पर लिखा हुआ है, ये डिस्पर्स हो जाता है। ये सारी बातें हमने करी, कुछ भी आपका छूटा नहीं है, कुछ भी आपका छूटा नहीं है दोस्त, सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड प्रोटोजोआ। अलग अलग टाइप के प्रोटोजोअन्स होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। नाम से क्या पता लग रहा है? प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल्स, सो दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जैसे इनके कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। और इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं जो कि हमें देखनी है। पहला आपका अमीबॉइड प्रोटोजोवन, दूसरा आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन। तीसरा आपका सिलिएटेड प्रोटोजोवन, और तीसरा जो है उसके बाद चौथा आपका स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन क्या क्या हमें यहां पर देखने को मिला? फटाफट देखिए, एक बार डब्बा बना लेते हैं इन सारे के सारे नामों के बाद। सबसे पहले हमें देखने को मिला अमीबॉइड, फिर हमें देखने को मिला फ्लैजेलेटेड, फिर हमें देखने को मिला आपका सिलिएटेड,
और फिर हमें देखने को मिला आपका स्पोरोजोवन। नाम से ही क्या पता लग रहा है, वही सारी बातें लिख दो सबसे पहले भाई। नाम से ही क्या पता लग रहा है, ये वाला आपका अमीबॉइड है, तो क्या यहां पर अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे इररेगुलर शेप के? क्या यहां पर लास्ट स्लाइड है दोस्त, लास्ट स्लाइड है, टेंशन मत लो, इसके बाद आपको छोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर देखो अमीबॉइड जो है, क्या इसमें अमीबा जैसे इररेगुलर शेप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया बनाता है, यानी फॉल्स फीट बनाता है। तो ये सूडोपोडिया बनाएंगे, दे कैप्चर प्रे, एनिमल जैसे हैं तो ऑब्वियसली और ऑर्गेनिजम्स को मार करके खाएंगे। सो दे कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, यानी इररेगुलर से इनकी शेप होगी, सूडोपोडिया या फॉल्स फीट ये निकालते हैं, फॉल्स फीट ये निकालते हैं, ठीक है। पाए कहां जाएंगे भैया, ये आपका पानी में भी पाए जा सकते हैं, खारे और फ्रेश वाटर दोनों में ही। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। यहां पर अगर आप देखोगे तो इनमें भी कुछ के ऊपर क्या होता है, सिलिका की डिपोजिशन पाई जा सकती है। नॉट इन ऑल, कुछ पे यहां पर सिलिका की डिपोजिशन पाई जा सकती है। सिलिका डिपोजिशन कैन बी सीन, कैन बी सीन। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एंटमीबा। अब नाम है अमीबॉइड, तो अमीबा से ये सारे पॉइंट हमने निकाले। एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, एंटमीबा। इसके अंदर भी लास्ट के 6 अल्फाबेट देखो, अमीबा आ रहा है, जो क्या कॉज करता है, बीमारी का नाम भी क्या है, अमीबियासिस। तो इसमें भी अमीबा आ रहा है, कुछ याद ही नहीं करना भाई। आपका एंटमीबा है, इसमें भी आपका अमीबा शब्द आ रहा है, अमीबियोसिस में भी आपका अमीबा शब्द आ रहा है, तो कुछ याद ही नहीं करना, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है अमीबॉइड में। अगर आप देखते हो फ्लैजेलेटेड में, तो फ्लैजेलेटेड में क्या होता है आपका, दे कंटेन फ्लैजेला, नाम से ही पता लग रहा है। जैसे अमीबा सूडोपोडिया कैरी करता है, तो आपका अमीबॉइड भी सूडोपोडिया कैरी कर रहे थे। फ्लैजेलेटेड मतलब फ्लैजेला कैरी करेगा, सो दे कैरी फ्लैजेला, है ना। एंड दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, यानी खुद भी रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली, खुद भी जिंदा रह सकते हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म को बीमार भी कर सकते हैं, यानी पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका ट्रिपैनोसोमा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी नाम का ये जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है, ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इट कॉज स्लीपिंग सिकनेस, इट कॉज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। सिलिएटेड की अगर आप बात करोगे, इसमें क्या होगा, सिलिया प्रेजेंट रहेगा, इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, क्योंकि फ्लैजेला तो कम भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको पता है कि सिलिया एक दो से कोई काम नहीं चल पाएगा, दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, राइट। तो आपका सारे सिलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं और एक सेल को मूव भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, तो पैरामीशियम यहां पर बना लो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है आपका पैरामीशियम का, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर आपका देखने को मिलता है पैरामीशियम का। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी एक कैविटी है, जिसको क्या कहा जाता है, गलेट कहा जाता है, जिसके अंदर से खाना अंदर आता है, तो ये आपकी गलेट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो चारों ओर क्या है, आपके खूब सारे सिलिया है, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया यहां पर आपके क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सिलिया यहां पर मौजूद है। दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस, तो
माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस यहां पर पाए जाते हैं। और ये जो आपकी कैविटी है इसको क्या कहा जाता है, गलट। आसपास के जो सिलिया है वो कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करेंगे और खाना पानी जो है इस गलट से आपका अंदर जो है चला जाएगा इस पैरामीशियम के अंदर। तो सिलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से ये आपका होता है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ जो हमने बनाया है यहां पर, वही आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पानी में देखने को मिल सकते हैं। अरे चल जा भाई। फिर आता है स्पोरोजोवन। अब यहां पर क्या है, स्पोरो वर्ड आ रहा है, तो इनमें क्या पाया जाएगा भाई, सिलिएटेड मतलब सिलिया मिलेगा, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला मिलेगा, अमीबॉइड मतलब सूडोपोडिया मिलेगा। स्पोरोजोन में वर्ड आ रहा है स्पोर, तो यहां पर क्या होता है, स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज पाई जाएगी। यानी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ये स्पोर रिलीज करते हैं और वो स्पोर किसी ऑर्गेनिज्म में जाकर बीमारी कॉज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम कॉज मोस्ट नोटोरस डिजीज दैट इज मलेरिया, जो कि जानलेवा है ना। तो फैलती आपके मच्छर से है लेकिन कॉज कौन करता है, स्पोरोजोवन कॉज करता है। ठीक है, एक बार देखते हैं एनसीईआरटी मैया में क्या लिखा हुआ है ना। अइया बैया बीच में सैया, देख लेते हैं एनसीईआरटी मैया में क्या लिखा हुआ है। चलो, तो प्रोटोजोवन जो है, सारे के सारे प्रोटोजोवन आपको पता है हेट्रोट्रॉफिक है, एनिमल लाइक है, तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो या तो शिकार करेंगे, प्रीडेटर की तरह काम करेंगे, या पैरासाइट होंगे, बीमारी कॉज करेंगे, है ना। और प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, इसलिए इन्हें एनिमल के साथ पढ़ा जाता है। अब 4 प्रकार के आपको ये देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपका अमीबॉइड है ना। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको क्या देखने को मिलता है, अमीबॉइड। फिर आप देखोगे आपको देखने को मिलता है फ्लैजिलेटेड, फिर आपको देखने को मिलता है सिलिएटेड, और फिर आपको देखने को मिलता है स्पोरोजोवन। चारों की मेन प्रॉपर्टी इनके नाम से ही पता लग रही है, तो कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं। जैसे अमीबॉइड है, तो अमीबॉइड क्या करेगा आपका, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, मैराइन वाटर में भी पाया जा सकता है, और गीली मिट्टी में भी पाया जा सकता है, उसमें भी पानी होता है। तो ये सूडोपोडिया जो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, तो सूडोपोडिया और फॉल्स फीट की मदद से कैप्चर करते हैं प्रे को। ठीक है, और मैराइन फॉर्म जो होती हैं, जो खारे पानी में पाई जाती हैं, इनमें सिलिका शेल्स पाए जाते हैं। तो सिलिका कैन बी प्रेजेंट, ये मैंने लिखा था। तो सिलिका जो है मैराइन फॉर्म्स में पाई जा सकती है। कुछ जो है इनमें से ये बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, जैसे एंटमीबा क्या बीमारी कॉज कर रहा था, अमीबियासिस कॉज कर रहा था। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन आपको पता है फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं, और बीमारी भी कॉज कर सकते हैं। जैसे स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज कर रहा था, आपका ट्रिपेनोसोमा कॉज कर रहा था, ये भी हमने देखा। सिलिएटेड मतलब ये आपके पानी में मिलेंगे और मूविंग होंगे, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया इनमें पाए जाएंगे। सिमिलरली आपका गलट नाम की एक कैविटी होती है आपकी पैरामीशियम में, सिलिया आपके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं और उस गलट में खाना और पानी आपका आ जाता है। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। स्पोरोजोवन नाम में ही है, स्पोरोजोवन मतलब स्पोर कंटेन करेंगे, तो स्पोर लाइक स्टेज इनमें होती है जो कि बीमारी कॉज करती है। जैसे प्लाज्मोडियम जो है ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। एक बार दोबारा से पूरे के पूरे प्रोटोजोवन को हम लोग देख लेते हैं। दोबारा से सारे प्रोटोजोवन को हम लोग एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो लिख लेते हैं। दे कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे। सिलिका डिपॉजिट कहां थी आपकी, मैराइन फॉर्म्स में थी। मैराइन फॉर्म्स में आपके सिलिका शेल्स देखने को मिलेंगे, और कुछ आपके बीमारी कॉज करते हैं, जैसे एंटमीबा। फ्लैजिलेटेड जो है ये फ्लैजिला कैरी करेंगे, ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक हो सकते हैं। सिलिएटेड जो है ये आपके एक्वेटिक तो होंगे ही, पानी में मिलेंगे, क्योंकि सारे ही आपके प्रोटिस्ट यूजुअली पानी में मिलते हैं। दे वर प्राइमरीली एक्वेटिक, तो याद करने की जरूरत नहीं है। एंड दे आर एक्टिवली मूविंग, क्योंकि इनके पास क्या है, सिलिया है, तो सिलिया का काम क्या है भाई, मूवमेंट कराना ही, तो दे आर एक्टिवली मूविंग ऑल्सो। थाउजेंड्स ऑफ सिलिया जो है वो इस गलट में खाना पानी जो है प्रदान करते हैं। और स्पोरोजोन मतलब स्पोर लाइक स्टेज इनमें होगी, जैसे मलेरिया कॉज करने के लिए प्लाज्मोडियम के पास होती है।
ये आपकी बात है दोस्त, एग्जैक्टली टाइम पर हमने खत्म कर दिया है। पंचायत सीरीज एक बार देख लेते हैं फटाफट, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी साथ साथ। पंचायत सीरीज को देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन करा देते हैं क्योंकि आप लोगों को भागना होगा, दिख रहा है, लाजमी भी है भाई। डायएटमेशियस अर्थ इज डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन देयर हैबिटेट बाय डायएटम्स, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स तक आपके जमा हो सकते हैं। तो मिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड में से आपका बिलियन सबसे करेक्ट है। प्रोटिस्ट में क्या क्या आता है? क्या बैक्टीरिया प्रोटिस्ट में आता है? ये तो मोनेरा में आ रहा था, तो पहला ऑप्शन सीधा ही गलत हो गया। क्राइजोफाइट, यूग्लेनॉइड, डायनोफ्लैजेलेट तीनों आते हैं, ये आपका करेक्ट है। वस्कुलर प्लांट, ये तो किंगडम प्लांटी में आएगा। बैक्टीरिया आपका किंगडम मोनेरा में आएगा। तो सीधा सीधा एलिमिनेशन टेक्निक से आप बता सकते हो कि 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं भी आता तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड आर डिस्पर्स्ड बाय, बहती हवा से थे वो बच्चे जो पार्टी कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, तो एयर करंट से आप याद कर सकते हो। सिंपल सी बात है, इंसेक्ट और वाटर नहीं होगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं? फेवरेबल कंडीशन में तो पार्टी करने पास आ गए थे, सारे के सारे झुंड बना के बैठ गए थे, प्लाज्मोडियम बना के बैठ गए थे। अनफेवरेबल कंडीशन में डिफरेंशिएट होकर इन्होंने फ्रूटिंग बॉडी बना ली थी, जिनकी टिप पर क्या प्रेजेंट थे? स्पोर प्रेजेंट थे। फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये फेवरेबल कंडीशन में बनता है, अनफेवरेबल में नहीं। फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड सूडोप्लाज्मोडियम, ये तो डेफिनेशन ही गलत है। तो आपका सिर्फ फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन रिच लेयर जो कि यूग्लेनॉइड में पाई जाती है वो है पेलिकल, वहां सेल वॉल नहीं, उसकी जगह पेलिकल आ जाती है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, नीट के ही क्वेश्चन हैं, नीट में ही आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मेराइन ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग फिशेस बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, जिनको सेक्सी टॉक्सिन बोल रहे थे। कौन सी किंगडम में पाए जाते हैं? ये आपके प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में भी स्पेसिफिकली किस में पाए जाते हैं? आपका रेड डायनोफ्लैजेलेट्स की बात हो रही है। और रेड डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर भी अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किसकी बात हो रही है? आपके गोनी ओवलेक्स की बात हो रही है। तो हमको तो इतना डिटेल में पता है, आपको तो बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, हमने तो बहुत बढ़िया तरीके से ये पढ़ा है, राइट। प्रोटिस्टा आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन? आपका डायएटम्स को, जो कि क्राइजोफाइट का एक मेंबर है, इसे चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ में 4 कैटेगरी थी, सिलिएट्स, आपके फ्लैजेलेट्स, आपका स्पोरोजोवन और आपका अमीबॉइड। तो सिलिएट में ऐसा क्या है जो बाकी किसी में नहीं है? यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, भाई फ्लैजेला तो फ्लैजेलेट में होगा, सिलिएट में थोड़ी होगा। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये आपका किस में होगा? आपका अमीबॉइड में होगा। यूजिंग सूडोपोडिया, आपका अमीबॉइड में होगा। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, मैंने आपको क्या बताया था, इसका एग्जाम्पल क्या था? सिलिएट का एग्जाम्पल क्या था? पैरामीशियम। और पैरामीशियम में मैंने आपको बकायदा 2 न्यूक्लियस बना करके बताए थे। एक न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूक्लियस, और दूसरे न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपकी बात हो जाएगी। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाना है, गलत बात का पता लगाना है। द वॉल्स ऑफ डायएटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, भाई इतनी आसानी से थोड़ी टूटेगा, दे आर अनडिस्ट्रक्टेबल। डायएटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल्स ऑफ डायएटम, डायएटम से बना है तभी तो डायएटमेशियस अर्थ बोला है, करेक्ट है। डायएटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है, सही बात है। डायएटम्स बहुत छोटे होते हैं तो पैसिवली फ्लोट करते हैं, लहरों से टकराने की इनमें हिम्मत नहीं होती, ज्यादा मोटिवेट होकर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते। उत्तर हो जाएगा आपका ए। ये आपका गृह कार्य है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क को बहुत ईमानदारी से अच्छे से करना है, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हैं। ये बात हो गई है टोटल खत्म प्रोटिस्ट की। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर फोकस करना है और आपको एक ही स्लाइड में नोट्स बनाने हैं और मुझे टैग करना है। मुझे नोट्स बनाने के बाद आपका रिस्पॉन्स चाहिए। एक स्लाइड बनाओगे, सिर्फ ऐसे नोट्स आपको तैयार करने हैं, सिर्फ एक स्लाइड बनानी है और उसी में एक टेबल बना करके सारे के सारी बातें लिखोगे। एक प्रोटिस्ट जो है उसका अलग से बनाओ, है ना, जनरल पॉइंट्स लिखो यहां पे, और प्रोटोजोअन्स का एक अलग से बनाओ, उसमें लिखो आपका फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड, अमीबॉइड और स्पोरोजोअन। सिर्फ मुझे मात्र एक पन्ने में ये 2 टेबल्स और इसमें पूरा का पूरा प्रोटिस्ट आपका डन चाहिए। बिकॉज आप लोग पता है क्या करते हो,
आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आती है, सर मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूं, बिकॉज मैं तो आपको समझाने के लिए पूरी एनसीईआरटी लिखूंगा जिससे आप मेरे साथ लिख सको, क्योंकि राइटिंग क्रिएट्स अ बेटर मेमोरी। लेकिन जब आप नोट्स बार बार बनाओगे ना, तो आप या तो अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लो, जो पॉइंट आपको पता है वो कभी भी लिखिए मत नोट्स में। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पता है, डोंट राइट इट, और राइट इट इन अ वेरी स्मॉल फॉर्मेट कि इनऑर्गेनिक कंटेंट से ऑर्गेनिक बन रहा है, सनलाइट की एनर्जी से या लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही है, या फिर बेसिक बेसिक एक दो आपकी पॉइंटर्स, उससे ज्यादा नहीं। तो पूरी पोथी नहीं बनानी है, और ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में आपके नोट्स होने चाहिए कि सारे पॉइंट एक जगह पे आ गए। यहां पे सेल वॉल को भी ऐड कर लेना भाई, यहां पे सेल वॉल कैसी है, सिलिका की डिपोजिशन है, यहां पे सेल वॉल कैसी है, स्टिफ सेल्यूलोजिक है, यहां पे सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, इसकी जगह आपका क्या प्रेजेंट है, पेलिकल प्रेजेंट है, ये एनिमल लाइक है तो इनमें भी सेल वॉल आपकी एब्सेंट है। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, दैट विल क्रिएट अ बेटर सेंस, राइट। और मैं खुद ही इतने प्यारे नोट्स बना देता हूं, इससे ज्यादा तो तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत है ही नहीं, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, या फिर लेक्चर के बाद एक बार डाउनलोड कर लिया करो पीपीटी, पहले सुन लिया करो आराम से क्लास के अंदर क्या हो रहा है, फिर लेक्चर के बाद आराम से 2 मिनट के अंदर सारे बैठ करके आप लिख लो, दैट्स इट। यही करना है, इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं, हमारे नोट से बाहर पेपर जाएगा नहीं, राइट। चलो दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन टू द फुलेस्ट, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। इन टुमारोज सेशन आपको मैं पढ़ा रहा होऊंगा फंगस के बारे में, यानी किंगडम फंजाई के बारे में। बहुत प्यार से हमें किंगडम फंजाई को देखना है, और 4 उसके जो सब ग्रुप्स हैं विच आर बेसिकली योर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे वायरस, वायरॉइड और प्रायन की तरफ, जिसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। फिर प्लांट किंगडम के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, आपका मॉर्फोलॉजी की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एंड देन बढ़ेंगे टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। तो अभी थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बूस्ट करना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है आपका किंगडम फंगस कल। तो कल की क्लास के लिए तैयार होकर के आना, और आज के डाउट जो है वो भी आप कल पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके डाउट पूछ लूंगा, क्योंकि अभी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा भागने की जल्दी है। तो आप मुझसे नीचे कमेंट में डाउट पूछ सकते हो, या कम्युनिटी पर पूछ सकते हो, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है। चलिए दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलता हूं आपसे कल के सेशन में जहां किंगडम फंजाई की हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलता हूं आपसे कल, बाय।